दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। बहुत सारा प्यार आप सबको। आप सब ने हमें 10 साल से इतना सपोर्ट इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, एक बहुत मेजर चंक है लोगों का जो बिना सब्सक्राइब करे इस चैनल को देख रहा है। तो भाई एक लाल बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, अगर आप वो दबा दोगे तो हमारी ऐसी मज़ेदार वीडियो जैसे ही आएगी आपको पता चल जाएगा और आप हमारी कोई वीडियो मिस नहीं करोगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। मैं हर महीने अपने ब्लड को, मतलब जो मेरा पीरियड टाइम आता है तो मैं अपने ब्लड को यूज़ करती हूँ। मैं अपनी फ्रेंड्स के ब्लड को कलेक्ट करती हूँ, फिर उसके बाद कुछ रिचुअल करती हूँ। मैंने कहा इससे क्या होता है, जब ये एक पूरा टाइम आएगा ना, तो ये अगर ब्लड का छींटा भी, मैं जब इंडिया आऊँगी अगर मैंने ब्लड का छींटा भी किसी के पास ऐसे टच कर दिया तो देखना उसके साथ क्या होगा। तो उसने मुझे भाई बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम बताया कि इस सेलिब्रिटी ने मेरे साथ वो किया, उस सेलिब्रिटी ने ये। मेरा लाइफ में मोटो सिर्फ यही है कि मैं पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री खत्म करूँ। करीब जब मैं यहाँ पे इंडिया हूँ तो मुझे 14 से 24 साल के छः बंदों के मुझे स्पर्म कलेक्ट करके दिला देना। तो उन्होंने मेरे को लिटरली ये बोला कि हमारा मन करता है कि हम अपनी बेटी को मार दें, अब हम ऐसे देख नहीं सकते। उसकी किसी के घर में किसी की मदर की डेथ हो रखी थी, तो उस बंदे ने उसकी अस्थियों को अपने घर में रखा हुआ था। अपनी मदर की अस्थियों को बहाया नहीं, उसकी अस्थियों से वो अपनी मदर के पता नहीं क्या रिचुअल करता था, क्या नहीं करता था, और स्कल मंगा रखा था म्यान में। हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का नए एपिसोड में। आज का पॉडकास्ट भी होने वाला है आपके फेवरेट जॉनर का, हॉरर का। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना प्यार दिया, रियल टॉक को इतना अप्रिशिएट किया, इतना सपोर्ट किया है पिछले कुछ सालों में। और बट अभी भी कुछ चुनिंदा लोग हैं हमें सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, हमारी वीडियोस लाइक करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने से रुके हुए हैं भाई। तो भाई लाल बटन है, उसे दबा दो तो सपोर्ट जो है दुगना तिगना हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं सागर तिवारी भाई, ये हमारे पॉडकास्ट पे चौथी पांचवी बार आ रहे हैं और ये इतनी ज़बरदस्त ब्यूटीफुल स्टोरीज लेकर आते हैं जो रियल केस होते हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ये करते हैं और जितने भी केसेस ये लाते हैं एकदम रियल और जेन्युइन होते हैं। तो स्वागत करते हैं सागर भाई का वन मोर टाइम, वेलकम टू द शो। थैंक यू भाई, थैंक यू सो भाई मच। सबसे पहले ये बताओ कि आपकी तबीयत कैसी है। हमारी बात चल रही है पिछले 6-7 महीनों से और आप बता रहे थे आप बीमार हो और बेड से नहीं उठ पा रहे थे। क्या हो गया था? कुछ लोग कह रहे थे पैरानॉर्मल एंगल भी है, कुछ जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं वो बता रहे थे कुछ किसी ने कर दिया है आप पे। तो क्या हुआ था भाई, थोड़ा बताओ। भाई बस पैरानॉर्मल एंगल तो नहीं कहेंगे, बस कई लोगों की साजिश कह सकते हो। आपके पास आता हूँ और लोगों के पास भी जाता हूँ, कईयों के केस भी सॉल्व करता हूँ, सारी चीज़ें हैं भाई। लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले ही, 6-7 महीने पहले ही, मैं नॉर्मली अपने घर में था। धीरे धीरे बॉडी में मतलब पेन स्टार्ट होने लग गया। पेन होने के बाद भाई मतलब मेरे बैक में इशू हो गया और मैं बेड रिडन हो गया। मतलब 4 महीने तो मैं बेड से उठ नहीं पाया हूँ। स्टार्टिंग के 10-15 दिन तो मेरे को वॉशरूम के लिए भी घर वाले या मेरे फ्रेंड्स उठा के लेके जाते थे, ऐसा हाल था। लेकिन अब फिर उसके बाद पता किया कि भाई प्रॉब्लम क्या है। मेडिकल टर्म्स के हिसाब से देखा तो जो नॉर्मल प्रॉब्लम होती है वो तो होती है, लेकिन सब कुछ सारे एंगल देखने के बाद भी, फिगर आउट करने के बाद भी पता नहीं चला कि भाई प्रॉब्लम क्या है। फिर थोड़े टाइम बाद अपने जो मेरे लोग हैं, जो पंडित हैं, जो गुरुजी हैं, इनके पास गया मैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मतलब एक बड़ा डिफरेंट प्रोसेस था कि देख सकता है, पहचान सकता है। मैंने कहा किसको? कह रहे जिन्होंने किया है तेरे ऊपर। मैंने कहा कैसे? तो मतलब उन्होंने मेरे को बोला कि जो तेरे को दिखेगा, अगर तेरे को छवि दिखाऊंगा मैं तो तू देखियो। और ये मेरे गुरुजी नहीं थे, ये दूसरे लोग थे, मतलब ये भी मेरे पंडित ही हैं जो काम करते हैं मेरे साथ। उसके बाद जब मैंने देखा तो उन्होंने बोला 3-4 मुझे शैडो दिख रही थी, मतलब जो पता नहीं उनका क्या प्रोसेस था, मेरे को तो पता नहीं। तो मैंने बोला ये तो कुछ ऐसे अलग अलग शैडो दिख रही हैं पानी के अंदर। तो मेरे से कहते हैं कि अरे यार ये एक लोग नहीं है, 4-5 लोगों ने मिलके तेरी गेम बजाई है, सीधी सी बात है। 4-5 लोगों ने मिलके ब्लैक मैजिक करा है आप ब्लैक पे। मैजिक किया है, मतलब तंत्र किया है, मंत्र किया है, एस्ट्रोलॉजर भी उसमें इन्वॉल्व हैं। मतलब उन्होंने कुछ मेरे को स्टार्टिंग के फर्स्ट मतलब लेटर भी बताए नाम के। तो मैंने रिलेट किया भाई कि किससे मेरी दुश्मनी है। वैसे तो दुश्मनी तो मैं किसी से करता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कौन है कि क्यों कर रहा है। लेकिन इसके पीछे रीज़न भी पता चला भाई कि कई लोगों के जो मतलब केस ख़राब होते हैं फिर वो मेरे पास आते हैं, तो शायद मेरे से सॉल्व हो जाते हैं। या मैं ऐसा भी करता हूँ कि मैं डायरेक्टली उनको फ़ोन करके बोल देता हूँ। अभी एक मतलब एक ऑस्ट्रेलिया की एक लेडी थी, तो तंत्र साधना करता है कोई बंदा, मतलब यहीं हमारे इंडिया में ही। तो उसने उस लेडी को इतना हरास कर दिया कि फ़ोन करके कि अपनी न्यूड फ़ोटोज़ दे, मेरे साथ इंटीमेट हो। पैसे तो लिए लिए,
फिर उसको वो हरास करने लग गया। मैंने उससे बोला, मैंने कहा कि मेरे को नाम बता। इनिशियली उसने उसको कॉन्फिडेंशियल रखा, और जब उसने मुझे नाम बताया तो भाई मैंने उसको सीधा फ़ोन कर दिया। मैंने कहा भाई साहब, जब आप इस काम में हो, कम से कम इसकी मर्यादा तो रखो। ये विद्या आपको प्राप्त हुई है इतनी सिद्धियां करने के बाद, तो कम से कम इसका सम्मान करना चाहिए आपको, जो भी रिस्पेक्ट करो, इसका गलत यूज़ क्यों करना है। तो उसने बोला कि भाई आप देख लेना, जो कर सकते हो कर लेना, मैं तो ऐसे ही करूँगा। मतलब उसने मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंटली आंसर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मुझे लगा कि एक वो एंगल भी है, फिर और भी भाई लोग थे जिनके साथ मतलब बनती नहीं है, या यूट्यूब पे आपको पता ही है जेलेसी फैक्टर होता है, या मतलब ये फील्ड ही ऐसी है कि कोई क्यों आगे, कोई क्यों आगे। तो बस भाई फिर कार भी चोरी हो गई, फिर उसके बाद ये सब हो गया। फिर गुरुजी के पास जब पहुंचा तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे लोग हैं। 1-2 दिन मेरे को अपने पास रखा, और वहाँ से मैं मतलब 70 से 60% मैं फिट हो गया। मतलब वहाँ से मतलब मैं वॉक करने लग गया। मैं इससे पहले वॉक नहीं कर पाता था, बैठ नहीं पाता था। और फिर वहाँ से आने के बाद उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई करने को कि ये करते रहियो, ये प्रोसेस है, ये करते रहियो। तो भाई थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, लेकिन अब थोड़ा बहुत माइनर है, क्योंकि अब जो हो रखी है प्रॉब्लम स्लिप डिस्क की, तो वो भी थोड़ा सा टाइम तो जब आप गुरुजी के पास है तो कुछ स्पेशल है, कुछ कराते थे वो कि जिससे असर कम भाई हो सुबह चीज़ों का? 3 बजे उठाते थे वो मेरे को। तो अरे भाई साहब 3 बजे? 3 बजे उठाते थे। 3 बजे उठाने के बाद मेरे को बोलते थे कि मतलब उन्होंने मेरे से सामान मंगवाया था, और पहली बार ये लाइफ में मेरे साथ हुआ, और मैं उस चीज़ को लकी भी फील करता हूँ कि उन्होंने एक काफ़ी सारा सामान मंगवाया था। मेरे साथ में एक लड़का भी गया हुआ था, और उन्होंने सामान मंगाया, अपने मंदिर में बिठाते थे, कहते थे कुछ भी करियो, चाहे लेटे रहियो, बैठे रहियो बस। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। वो 3-3:30 बजे उठते थे, नहाने के लिए बोलते थे। नहाने के बाद 4:30 बजे बजते थे, सुबह के 4:30 बजे वो अपना कुछ ना कुछ पूजा पाठ करते रहते थे। क्योंकि मैं जब उनसे ये सवाल पूछता था कि ये कर क्या रहे हो, तो कह रहे तुझे ठीक होना है या ये सवाल करने हैं। और ये मैं अपने आप को लकी फील करता हूँ कि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम गुरुजी ने मतलब मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ करी। फिर उन्होंने कुछ पहनाया भी, बांधा भी, और झाड़े भी लगाए। और मैंने आज तक जो नोटिस किया था अपनी लाइफ में, ये शायद बात आज पॉडकास्ट पे ही मेरे को याद आ रही है, कि मैं जितने लोगों को भी मिलाता हूँ ना उनसे, वो सबसे मिलते भी हैं, या मेरे जितने भी क्लाइंट हैं आते हैं जाते हैं, उन्होंने आज तक किसी के सर पे हाथ नहीं रखा था। और फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, और मैंने वो चीज़ तभी रिलेट करी। मैंने ना आज तक इन्होंने हाथ तो नहीं रखा यार, सही बात है। फिर जाके मेरे को लगा कि भाई कुछ होगा, या अब ये चाहते हैं कि बंदा ठीक हो जाए। पर उन्होंने जैसे ये तो परछाई में तो दिखा दिया आपको कि ये वो किसी क्या और ही ने है। दिखाया था। अच्छा, ये किसी और ने ये दिखाया किसी था। और ने दिखाया था। लेकिन उन्होंने मेरे को ये बोला कि आप देख लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप मेरे पास आना, क्योंकि उनके घर में भी कुछ चल रहा था। तो उन्होंने बोला यहाँ पे रुक जाओ। अब वो कह रहे 10-15 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। मेरे से रुका नहीं गया। फिर तो मैं उन्होंने गुरुजी कोई घर ऐसा गया। कुछ भी बताया कि एंटिटी भी पीछे थी या कुछ ऐसा भाई था? एंटिटी का कोई रोल नहीं था। कोई रोल नहीं। क्योंकि वो तो मैं वैसे भी प्रोटेक्ट करता ही हूँ चीज़ें अपने आप की। हाँ, ये भी मेरी गलती रही कि मैंने कुछ रक्षा कवच उतार रखा था, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था बैक टू बैक यहाँ से वहाँ। तो वो भी मैंने शायद नहीं उसको फॉलोअप किया। और उसके बाद गुरुजी ने बोला कि भाई थोड़े दिन रुक यहाँ पे और हो जाएगा ठीक। फिर उन्होंने 2-4 दिन में मेरे को थोड़ा सा नॉर्मल करके भेज दिया और बोला कि जा। लेकिन जो वो 3 बजे उठाते थे ना, वो सबसे बड़ा भाई वो टास्क था मेरे लिए कि या तो पूरी रात जगवा लो, या और सोलाते भी थे कि 10 बजे सो जाना है, 9 बजे सो जाइए, फ़ोन नहीं चलाना। अब क्या करूँ, पीछे से लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, क्योंकि दिल्ली में रहते हैं भाई, तो फिर वो टाइम है नहीं हमारा। तो ये सब चीज़ें थी बट भाई। आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी चल रही थी साथ साथ, फिजियोथेरेपी और दवाइयाँ? आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने फिजियोथेरेपी जब मैं दिल्ली में था, मैंने 15 डेज़ फिजियोथेरेपी ली है। मुझे रिकमेंड तो पूरा परमानेंट कर रखा था। मैंने कोई जगह नहीं, मैंने एम्स नहीं छोड़ा, मैं सफदरजंग हॉस्पिटल भी गया, मैं पंजाब भी गया, मैं पीलीभीत भी गया, मैं लखनऊ भी गया, मैं उत्तराखंड देहरादून में भी मैंने 10 दिन ट्रीटमेंट कराया था फिजियोथेरेपी का। सॉरी, बट वो फिजियोथेरेपी नहीं थे, वो बंदा कुछ हाथ से करता था, जो भी नर्व का कुछ होगा। लेकिन उससे मुझे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था भाई। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तब जाके मैं ठीक हुआ। मतलब ये मेरी खुद की वो है सेटिस्फेक्शन कि हाँ भाई मुझे वहाँ ठीक हुआ। और अब तक फिजियोथेरेपी नहीं कर रहा, बट ये है कि एक्सरसाइज करता रहता हूँ सुबह उठ के। और भाई अब आप सिंस आप ठीक हो गए, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है जी आपको भाई। हेल्दी देख के। तो केसेस आप दोबारा कर रहे हो, कुछ नए केसेस आए हैं हमारी ऑडियंस के लिए, कुछ नए आई है स्टोरीज? भाई अभी एक रिसेंटली 1-1.5 महीने पहले ही एक केस आया था। ये केस भाई रशिया की याद दिला देता है। एक रशिया का केस था। अभी एक मैसेज मेल आता है, नॉर्मली कोई दिल्ली से मुझे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तो
कनेक्ट करता हूँ मैं उससे, पूछता हूँ केस क्या है। तो केस में पता चलता है कि भाई एक मतलब उसका ब्रदर मेरे को कॉल करता है एक लड़की का, और वो बताता है कि मेरी सिस्टर थी, मेरी सिस्टर क्या कहते हैं रशिया में मेडिकल पढ़ रही थी, MBBS कर रही थी, उसके साथ में उसकी एक फ्रेंड भी थी। तो दोनों साथ में वहाँ पे मिले होंगे, तो साथ में रहने लग गए, साथ साथ कॉलेज में रहे, पढ़ रहे होंगे। बीच में उसको किसी लड़की को किसी लड़के से प्यार हो गया। देन दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड, कि हाँ भाई शादी कर लेते हैं, रह लेते हैं। तो उन्होंने यहाँ आके शादी कर ली। देन अगेन वो अपनी MBBS कंप्लीट कर रहे थे। तो मीनवाइल क्या हो रहा था कि एक मतलब होता है ना, लड़कियों में हो जाता है कि भाई मुझे ये वाला लड़का चाहिए, मुझे वो भी पसंद है, ये भी पसंद है। तो उसमें जो उसकी साथ वाली फ्रेंड थी ना, वो उसके हस्बैंड को मतलब लाइक करती थी कि भाई मेरे को ये बंदा चाहिए। तो जेलेसी फैक्टर भी हो गया कि भाई वो स्मार्ट लड़का है, ये इसको मेरी फ्रेंड को क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। तो ये सब चल रहा था। तो उनमें स्टार्टिंग मतलब प्यार दोनों में पूरा था, लेकिन क्या हुआ कि साथ रहते थोड़े टाइम बाद पता चला कि वो जो उसकी फ्रेंड है जिसकी शादी हो गई थी, वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो मेडिकल में भी थे, ये सारी चीज़ें भी थी। तो जेलेसी फैक्टर ऐसा हुआ भाई कि वो प्रेग्नेंट हुई, तो उसने बोला कि भाई मेरे टेस्ट हैं, मतलब लाइक 3 मंथ हो गए थे। तो बीच में उसने कुछ शायद ब्लड रिपोर्ट के लिए उसने टेस्ट वेस्ट कराया कि भाई रिपोर्ट करानी है टेस्ट। तो उसने वो ब्लड लिया। अब ब्लड लेने के बाद उसने क्या किया, उस लैब में या जो भी जगह थी उसने वहाँ सबमिट नहीं किया, वो लेके किसी वही रशिया के, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे चीज़ें करते हैं, वहाँ पे बलियाँ देते हैं, काटते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो वहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक करने वाला बंदा होगा, उसने उसको कनेक्ट किया, तो वो जाके उसको वो ब्लड सैंपल दे के आ गए इंस्टेड ऑफ सबमिट इन लैब। तो लैब में दिया नहीं, उसको दे के आ गई, और दे के आने के बाद थोड़े टाइम तक सब कुछ ठीक चल ही रहा था। बाकी फिर बीच में हस्बैंड जो था वो डिस्टर्ब होने लग गया। कुछ टाइम बाद हस्बैंड डिस्टर्ब होने लग गया, वो उसे नेग्लेक्ट करने लग गया। और भाई एक जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो उसका एक बहुत मतलब एक बहुत बड़ा टाइम होता है कि उसको एक केयर के लिए हस्बैंड चाहिए। तो वो केयर उसको नेग्लेक्ट करने लग गया, उसको ऐसे इग्नोर करने लग गया। उसको लगा पता नहीं क्या हो गया है, क्या चीज़ें हो गई हैं। थोड़े टाइम बाद वो बंदी भी परेशान होने लग गई, कभी उसके पेन होने लग जाए, लेबर पेन होने लग जाए, या कभी कुछ होने लग जाए। तो ये सिलसिला चलता रहा, उसको लगा पता नहीं क्या होगा। लेकिन वो जो उसकी फ्रेंड थी वो उनके साथ नॉर्मल बिहेव कर रही थी। अच्छा। तो इस बीच में कुछ उन्होंने डिस्कस किया होगा कि भाई वो हमारी रिपोर्ट कहाँ है। तो जब उन्होंने पता किया कि भाई हमारी रिपोर्ट कहाँ है, तो वहाँ पे लैब में पता चला कि वो ब्लड सैंपल सबमिट ही नहीं हुआ था। तो उसके बाद वो बंदी क्या करती है, जिसकी क्या कहते हैं, जिसने ये किया होता है, वो थोड़े टाइम बाद जाके उसको उसके हस्बैंड को बोलती है कि भाई मेरे को तू चाहिए, तेरे से शादी करनी है, तो इसको छोड़ दे। तो वो बंदा पहले तो एग्री नहीं होता, वो थोड़ा सा एक्ट करता है कि भाई नहीं, मैं इससे प्यार करता हूँ, हमारा टाइम ख़राब चल रहा है। इन बिटवीन उनकी एजुकेशन भी वहाँ पे ख़राब हो रही है, MBBS कर रहे थे। तो उसके बाद क्या होता है भाई कि वो बंदी अपने हस्बैंड को बोलती है कि हमें ये बच्चा मारना पड़ेगा। मतलब उसके माइंड में वाइफ थॉट आया। बोलती है। हाँ, कि उसकी वाइफ बोलती है कि ये बच्चा हमें मारना पड़ेगा। तो उसका हस्बैंड बोलता है क्यों मारना होगा ये वो। तो कहती है मुझे कुछ ना कुछ सुनाई देता है, मुझे कुछ ना कुछ दिखता है आजकल, मेरे ऐसा लगता है मेरे बच्चे के पास, मतलब मेरे स्टोमक के पास, मेरे पेट के पास आके कोई लेडी खड़ी हो जाती है और वो मुझे दिखती है और वो मेरे से मेरा बच्चा मांग रही है। तो वो जो भी एक्सपीरियंस कर रही थी उस टाइम पे, उसने अपनी सारी बात अपने हस्बैंड को बताई, और उसके हस्बैंड को लगा ये बंदी पागल हो गई है, अच्छा। जो अब ये ऐसी बातें कर रही है। अब उसका हस्बैंड भी धीरे धीरे उसको वही नेगलेक्ट तो कर ही रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो बंदी बहुत परेशान होती है, उसके घर वाले उसको फ़ोन वोन करते हैं, तो उसको सीधा बोलते हैं भाई तू वापस इंडिया आ जा। वो इंडिया में आके रहने लग जाती है। दिल्ली का ही केस है वैसे वो। तो वो जब दिल्ली आ जाती है, दिल्ली आने के बाद भाई उसका बच्चा मिसकैरेज हो जाता है, वो बच्चा मर जाता है। अब वो जो बंदी होती है, जो उसकी फ्रेंड थी जो रशिया में थी, वो अपना नॉर्मल सर्वाइव कर रही थी, और वो उसके हस्बैंड के साथ रहने लग गई वहाँ पे, अच्छा। जो जिसका मतलब शादी हो रखी थी। तो वो उस बंदे के साथ वहाँ पे रहने लग गई। ये लेडी इंडिया में आ गई। ये लेडी जब इंडिया में आई, तो इंडिया में आने के बाद भाई इसकी वो हालत हुई कि ये बंदी कभी चीखे, चिल्लाए, उसके बाद पागल हो गई। मेरे पास शायद रिकॉर्डिंग भी होगी, हम नहीं दे सकते वो तो।
लेकिन उसकी ऐसी हालत हो गई कि उसकी मदर ने मेरे को स्पेशली मिलने के लिए बुलाया, द्वारका साइड में रहते वो कहीं और थे। तो उसने स्पेशली बुला के ये बोला कि बेटा मेरे बच्चे को बचा दो, ये मेरी बेटी पागल हो चुकी है। और मैं उस लड़की को देख के आया हूँ भाई, वो बेड पे थी, मतलब बता रहे हैं कि 1 से 1.5 साल हो गए हैं कि उस बेड से वो सिर्फ कभी यूं करती रहती है सामने, कभी यूं करती रहती है, कभी यूं करती है, और उसको वो हाथों से खाना खिलाते हैं। मतलब वो वॉशरूम भी नहीं जा पाती है और कहीं मतलब नहाती भी नहीं है, उसकी वो कंडीशन हो गई। हस्बैंड अभी तक आ नहीं रहा है, हस्बैंड अभी तक नहीं आया, हस्बैंड वहीं पे ही है, उसके साथ चिल कर रहा है, वो एंजॉय चल रहा है। एंजॉय चल रहा है। तो थोड़ा टाइम होता है, थोड़ा टाइम होने के बाद पता चलता है कि यार ये बंदी ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। उसके घर वाले बहुत सारी जगह जाते हैं, कोई ऐसा मंदिर नहीं है, कोई ऐसा ज्योतिर्लिंगा नहीं है जहाँ पे उसको उसके लिए ना गए हों, उसको दिखाया ना हो। मीनवाइल वो बंदी क्या रिएक्ट करती थी, वो चिल्लाती चीखती तो थी, लेकिन वो बार बार सिर्फ अपने बच्चे के लिए रोती रहती थी कि भाई मेरा बच्चा मेरा बच्चा, सिर्फ वो इतना वर्ड बोलती थी, बाकी उसने कुछ नहीं बोला। ये सब चलता रहा, वो हर जगह गई, उसके पेरेंट्स बहुत जगह गए, उन्होंने बहुत जगह पैसा भी खर्च किया, बहुत मंदिरों में भी गए बड़े बड़े। और इस बीच में उसे कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी टकराए, कई ऐसे तांत्रिक भी टकराए, कई ऐसे अघोरी भी टकराए, जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो थोड़ा टाइम हुआ भाई, थोड़े टाइम बाद उन्होंने जब मेरे को ये स्टोरी बताई थी, उससे पहले उन्होंने एक चीज़ और करी। किसी ने उनको सजेस्ट किया, मतलब जब उन्होंने मेरे को स्टोरी बताई है उससे एक दिन पहले ही वो किसी के साथ शमशान घाट में चले गए। एक तो पता नहीं शमशान घाट का प्रोसेस क्या है, मुझे आज तक नहीं समझ आता कि सारे शमशान घाट में लेके पहुंच जाते हैं। वो भाई शमशान घाट में उसकी फैमिली को लेके चले गए, और उस लड़की के बाल वाल ले जाके पता नहीं क्या उन्होंने किया, और वो लड़की उसके बाद से और ज़्यादा परेशान हो गई। अरे और जब वो और ज़्यादा परेशान हुई तो उसके घर वालों को पता नहीं कैसे, मैं बाहर ही था, मतलब लाइक मैं यूपी में ही था उस टाइम पे। तो जब मेरा उनसे कनेक्शन हुआ तो उन्होंने बोला कि हमने 2 दिन पहले ये किया और आज हमारी बेटी की ये हालत है। तो उन्होंने मेरे को लिटरली ये बोला कि हमारा मन करता है कि हम अपनी बेटी को मार दें, अब हम ऐसे देख नहीं सकते हैं, कि अब हमें इस बेटी को मार देना चाहिए, कि हम ऐसा देख नहीं सकते हैं। अब यही चीज़ पता करने के लिए उस लड़की ने वहाँ पे मतलब उसको पता किया कि रशिया में ऐसी क्या स्टोरी हुई थी जिस वजह से आज हमारी बेटी ऐसे हो गई है। तो उसका ब्रदर और कुछ लोग वहाँ जाते भी हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी। पहले तो उसके हस्बैंड को बुलाते हैं, उसके पेरेंट्स को, मतलब लड़की वाले उसके लड़के वाले के पेरेंट्स को यहाँ टॉर्चर करते हैं, सो डैट उसका हस्बैंड यहाँ पे आए और उससे बात करी जाए कि तूने क्या किया या तेरी वजह से क्या है। तो वो कहता है कि मैं नॉर्मल था, ये ऐसे ऐसे बिहेव करने लगी, मुझे लगा ये पागल हो गई है, और मेडिकल में तो सब कुछ नॉर्मल था, बाकी ये मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही थी, इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया। फिर उसको समझाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो अभी तक ये किसी को स्टोरी नहीं पता थी कि लड़की ने वहाँ पे कुछ किया हुआ है। अच्छा। जब वो मेरे से कनेक्ट हुए, मेरे पास आए, मेरे से मिले, मेरे से मिलने के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने बोला मैं दिल्ली आके देखता हूँ। जब मैंने उनकी बेटी की कंडीशन देखी, मुझे समझ आ गया कि कुछ ना कुछ ऐसा किया हुआ है जो शायद बहुत एक्सटेंड लेवल पे चीज़ें हो चुकी हैं, अब कंट्रोल करना भी मुश्किल है। मेरे एक जानकार थे, मतलब इस बीच में मैं जब गुरुजी के पास था तो गुरुजी के पास एक ऐसा बंदा आ रखा था, शुक्राचार्य, जैसे हमारे क्या कहते हैं, जो असुरों का गुरु था, उनके पास एक संजीवनी अमृत की वो थी, विद्या थी। जब नंदी जी की डेथ हो गई थी तो उन्होंने उनको जीवित किया था। तो वही विद्या किसी एक ऐसे इंसान के पास थी जब मैं गुरुजी के पास था। अब ये बातें मेरे को भी ऐसी लगती हैं, यार ये क्या बातें चल रही हैं, लेकिन गुरुजी ने मेरे को ये बात बोली कि यार ये जो बंदा है ना, तू इसको लेके जाइए वहाँ पे, तू इसको लेके जा। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जब मैं गुरुजी के पास वहाँ पे था, कभी तेरे को ज़रूरत पड़े तो तू इसको लेके जाइयो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उस इंसान को मैं लेके उस लड़की के घर पहुँचा। घर जाने के बाद वहाँ पे देखा कि लड़की नॉर्मल वही अपना बस ऐसे करती थी वैसे करती थी, पूरे टाइम लेटी रहती थी भाई, वो वॉक भी नहीं कर पाती थी, उसकी वो कंडीशन थी। उसके बाद क्या हुआ कि भाई उसने लेडी ने सीधा जब उसको देखा, जो वो पंडित जी थे जिनको मैं लेके गया हुआ था, उनको देखते ही ना उसने अपनी हल्की सी बॉडी थोड़ी सी मूव करी और उसका वो हाथ पकड़ के सर पे हाथ रख के कुछ मंत्र वंत्र पढ़ने लग गए। मंत्र पढ़ने के बाद 20 सेकंड नहीं हुए कि वो सामने वाले पंडित जी बोल रहे इससे पूछो इसके साथ लड़की कौन रहा करती थी जिसने इसके साथ ये कांड किया है। और मैं शॉक्ड हो गया, मतलब मेरे को लगा कि मैं भी यही समझ रहा था कि गुरुजी ने बोला है शायद होगा बंदा कोई।
तो उससे बोला कि इसके साथ कौन लड़की रहती थी, उसके सर पे हाथ रख के आंख बंद करके बोला, और बहुत यंग एज है उस बंदे की, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, 45 साल का वो बंदा था। अच्छा। तो उन्होंने बोला इसके साथ लड़की कौन रहती थी, ये है वो है। तो जब ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली कि इसके ऊपर ऐसे ऐसे कर रखा है कि इसका कुछ ना कुछ इसके शरीर की कोई चीज़ निकाल के कहीं दी गई है जिसकी वजह से इसको मारा जा रहा है, और ये आने वाले समय में ऐसी ही चली जाएगी। तो वो लड़की बार बार उस मतलब जो पंडित जी थे उनकी तरफ ऐसे ऐसे देखने की कोशिश कर रही थी कि भाई होता है ना, जब एक नेगेटिविटी इतनी होती है, एक पॉजिटिव इंसान जो दिन रात पूरे टाइम पूजा करता है और वो किसी को टच करे तो कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन अलग होती है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो बंदा जो उसका भाई था जिसको हम वहाँ पे लेके गए थे, तो उसने बोला कि आप ये सब बातें बोल रहे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारी बहन के साथ उसकी फ्रेंड ऐसा ऐसा कर दे। तो उसने बोला मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, वो फ्रेंड है, जो इसके साथ रहा करती थी वो कौन है, तो वो भाई बंदी वही थी। तो उसी टाइम पे ये सारी चीज़ें उन्होंने उस पता करी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उसका भाई वहाँ पे गया था। तो उसके बाद वो लड़की को भाई हम गुरुजी के पास लेके गए। तो उसको ले जाने के बाद वहाँ पे भाई मतलब मैं सिर्फ स्टार्टिंग के 2 दिन गया। 2 दिन जाने के बाद भाई हम उस लड़की को वहाँ पे लेके जाने के बाद डेली 2 दिन तक तो पूरे टाइम वो पूजा पाठ करवाते रहते थे, जो गुरुजी थे किसी पंडित को बोल के। और उसके बाद उन्हें फिर उसकी पूरी फैमिली को परहेज करने के लिए बोल दिया कि ये नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, ये सारी चीज़ें नहीं खाना। उसके बाद भाई वो लड़की जब दोबारा थोड़ी सी अपनी मोमेंट में आई, मतलब टाइम लगा उसको, तो जब थोड़ी सी उसने मोमेंट में आई, उसके बाद उस लड़की के माइंड में सिर्फ वही लड़की चल रही थी, और उसने छूटते उस बंदी का नाम लिया जिसकी फ्रेंड ने उसके ऊपर सब कुछ किया था। फिर भाई वो लड़की को हमने थोड़ा सा मतलब और मतलब चीज़ों करवाई, जो भी उपाय थे, और मंदिर में रखा। आश्रम भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे मतलब गुरुजी का भी एक आश्रम है, एक और मेरे गुरुजी उनका आश्रम है, तो हम दूसरे वाले गुरुजी का आश्रम में रखते थे क्योंकि वहाँ पे रहने का स्पेस है। तो वहाँ पे हम उसको रख के आए, और काफ़ी टाइम तक उसकी फैमिली वहाँ पे रही, और जाके वो लड़की ठीक हुई। तो फिर वो जो उसने जिसने करा था उसके साथ कुछ नहीं हुआ? उसको कन्फ्रंट नहीं किया? हाँ नहीं, उसका तो सब कुछ पता चल गया। तो उस लड़की को, हाँ ये चीज़ रह गई है, उस लड़की को इन्होंने क्या कहते हैं फ़ोन पे बोला, तो उस लड़की ने सारी चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे किया था क्योंकि मेरे को इसका हस्बैंड चाहिए था। और फिर उसके हस्बैंड को पता नहीं क्या उन्होंने कोई केस वेस किया या क्या किया, वो तो अलग चीज़ है, उनका वो पर्सनल मैटर था। पर जो ब्लैक मैजिक करवाया था वो बताया उस लड़की ने क्या ब्लैक मैजिक था क्या भाई नहीं वो था? हाँ, वो जो ब्लड दिया था उसका कुछ रिचुअल किया था। मैंने आपको शायद एक बार बताया था कि ग्रेवयार्ड में जहाँ पे मैं भी एक बार गया था तो वो रिचुअल कर रहे थे, वही कुछ ऐसा उन्होंने वहाँ पे रिचुअल किया था। और उसने ये भी बताया कि मैंने इस बंदे से पूछा था जो ब्लैक मैजिक करता है कि मैं आपसे क्या मांग सकती हूँ। तो उस बंदे ने इसको बोला था, उस बंदे ने इसको बोला कि तू जो मांगना चाहती है वो मांग। तो उसने उसकी 3 कंडीशन थी भाई कि ये लड़का मुझे चाहिए, और ये लड़की मुझे बर्बाद चाहिए, ये कभी मतलब चल ना पाए या कभी ठीक ना हो पाए या पागल हो जाए, और मैं इस लड़की को यहाँ पे नहीं चाहती हूँ, ये लड़की यहाँ से चली जाए, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। तीनों कंडीशन मीट करा दी उसने? तो उसने सारी चीज़ें मीट करा दी, और उसके बाद वो लड़की की हालत हो गई। लेकिन काफ़ी टाइम तक भाई, कई सालों तक वो लड़की रही। मतलब एक मेडिकल स्टूडेंट, सोचो लड़कियों में भी इतनी जेलेसी फैक्टर है कि एक रिलेशन के चक्कर में ये सारी चीज़ें कर रहे पर भाई उस रिचुअल में एक लोग करते क्या हैं कि इतना ज़्यादा हो गया उस लड़की भाई के ऊपर? पहले तो वही मतलब जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, मैंने भी देखा है, वो बलि चढ़ाते हैं किसी की, और कुछ वो भी जैसे हमारे यहाँ पे कुछ बनाते हैं, टॉय वॉय बनाते हैं, जो भी गुड्डा गुड़िया डॉल बनाते हैं, और कुछ उनके साइंस होते हैं भाई, वो उनका डिफरेंट है। लेकिन उनका भाई जो मैजिक है ना, वो बहुत थोड़ा सा अलग लेवल का है, थोड़ा पावरफुल और कह पावरफुल सकते हैं। ज़्यादा है, हम ये कह सकते हैं पावरफुल हो जाता है, क्योंकि हर कोई तो करता नहीं है, लेकिन जो करता है वो थोड़ा सा वो बहुत पावरफुल वे में करते हैं। और एक ये भी चीज़ें हैं, उसको ब्लड को यूज़ करते हैं किसी मतलब वो लोग जो बता रहा हूँ, वो कई बार ना स्पम भी यूज़ करते हैं, पीरियड ब्लड भी यूज़ करते हैं अपने ये सारी चीज़ें कराने के लिए। मतलब मैंने ऐसे खुद सुना हुआ है कि लोग लिटरली, मतलब एक मेरे पास केस आया था, कोई बंदा मियामी से स्कल मंगा के उसके बाद उस पर रिचुअल कर रहा था, और उसकी किसी की घर में किसी की मदर की डेथ हो रखी थी। तो उस बंदे ने उसकी अस्थियों को अपने घर में रखा हुआ था, अपनी मदर की अस्थियों को बहाया नहीं, उसकी अस्थियों से वो अपनी मदर के पता नहीं क्या रिचुअल करता था, क्या नहीं करता था, और स्कल मंगा रखा था मियामी से। बहुत पुरानी बात है वैसे ये, लेकिन ये मुझे कुछ टाइम बाद बॉम्बे से पता चली कि ऐसा ऐसा सब किसी घर के अंदर ऐसा ऐसा होता था। भाई बताओ, बाहर भी हो रहा है, मियामी
तो सुना ही नहीं हमने कभी कि मियामी में भी ऐसा पता होता नहीं है। भाई कहाँ से स्कल आया, कैसे आया, कौन सी शिपिंग कराई, कैसी चीज़ें हैं। तो भाई ब्लैक मैजिक मतलब हर जगह अलग है, घोस्ट यहाँ के अलग है, वहाँ के और ज़्यादा पर थोड़े से जब आप powerful हैं। गुरुजी के पास लेकर गए उन्होंने बताया कि कौन सी एंटिटी इसके पीछे है, किस टाइप की है, या भाई मतलब मैं बताऊं तो मैंने डीपली ये डिस्कस नहीं किया, बस ये पूछा था कि क्या किया गया, तो उन्होंने बोला कुछ ऐसी मतलब हमारी लैंग्वेज में, गुरुजी भी एक देसी बंदे हैं, तो वो भी उन्होंने यही बोला कि यार इसके ऊपर कुछ ऐसी क्रिया कर रखी है कि इसके ऊपर शैतानी ताकत छोड़ी है जो इसको पूरे टाइम इसको पकड़ के जकड़ के रखती है, जिस वजह से ये कहीं मूव नहीं कर सकती है। पर फिर अब वो चलने लगती गई, नॉर्मल हो गई मेंटली भी? मेंटली थोड़ा बहुत, मतलब जब मैं कुछ टाइम तक था वो नॉर्मल हो गई थी, उसके बाद वो पूरी नॉर्मल हो चुकी है। अब वो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ करा रहे थे मेरे से, तो मैं उनको उसमें हेल्प कर रहा था बस। अच्छा। हाँ, बाकी वो लड़की नॉर्मल है। और ऐसे कई बच्चों के भी मेरे पास केसेस आए हैं कि कोई बच्चे शुरू में बोलते हैं, नहीं बोल पाते हैं, तो मैं आजकल थोड़ा सा, मेरे पास ये केसेस बड़े आने लग गए थे। कोई बताओ अगर कोई इंटरेस्टिंग केस अभी है। हाँ, अभी एक मेरे पास केस आया था। केस न्यूजीलैंड में एक फैमिली रहती थी, फैमिली न्यूजीलैंड में थी, तो वहाँ पे उन्होंने वही मेल वेल किया, मैसेज वैसेज किया, तो वो बताते हैं कि हमारी फैमिली में हर कोई बीमार रहता है और एक सर्टेन एज के बाद हर किसी की डेथ हो जाती है। मतलब आज तक किसी ने 70 क्रॉस नहीं किया, तो उसके फादर की एज ज़्यादा तो नहीं होती है, वो भी नियर अबाउट 65-66 होते हैं। तो ये उनकी बैक हिस्ट्री है जिसमें आज तक ऐसा हुआ है कि इस टाइम पे जाके डेथ हुई है। मैंने कहा कि फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब इसमें मेरी आपको क्या हेल्प चाहिए। तो उस पूरे फैमिली में, मतलब जो भी उसकी पूरी फैमिली में आज तक रहता है वो बीमार रहता है। मतलब हर कोई बताता है कि सारे मेडिकल कुछ ना कुछ, किसी का कुछ ना कुछ इशू चल रहा होता है। तो मैंने उनसे एग्जांपल पूछा कि आपकी वाइफ के साथ क्या है क्या नहीं है, तो कह रहे उसका भी मिसकैरेज हुआ, मेरी मदर भी पहले, मेरे खुद के 2 भाई ख़त्म हो, मतलब 1-2 भाई ख़त्म हो चुके थे, और मेरे ताऊ जी के भी मतलब बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम हुई। तो वो पूरे फैमिली मतलब बीमार रहती है। अब न्यूजीलैंड में वो रहते हैं, तो मैंने बोला कि अभी आपने यहाँ पे किसी को दिखाया है कि नहीं दिखाया, तो उन्होंने बोला कि हमने कनेक्ट करने की कोशिश काफ़ी जगह करी है, लेकिन हमें अभी तक कोई एक आंसर नहीं मिल रहा कि एक्चुअली है क्या। ये सारी चीज़ें जब पता चलती हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि और क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि भाई उनके घर में जो बच्चे रहते हैं, जो स्टार्टिंग में मतलब 2-3 साल तक तो बच्चे ठीक रहते हैं, 4-5 साल की एज के बाद उन बच्चों के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती है, कुछ ना कुछ मेडिकल इशू होता है, या वो बच्चे बोल नहीं पाते जो थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं। पहले वो बोल रहे हैं लेकिन आगे जाके वो बोलते नहीं हैं। तो कई बार इसको मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम ग्रह दशा से भी मतलब देख लेते हैं कि हमें लगता है कि शायद कुछ ग्रह दशा का खेल होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो पता चलता है कि वो कहता है भैया मैंने सब कुछ टेस्ट करा लिया है, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब हमारे ऊपर कुछ ऐसा है, किसी ने ऐसा कुछ कराया हुआ है जिस वजह से हमारे घर के बच्चों की ये हालत है। तो मैंने कहा आप किस कंडीशन से वो कर रहे हो, तो उस बंदे का तो लीवर ख़राब है, उसके सर पे बाल नहीं है, जॉब नहीं कर पा रहा है, एक पैर कट चुका है उसका, पता नहीं कहाँ पे कहीं कुछ खेल रहा था या कुछ कर रहा था, मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट, तो उसके पैर में कुछ इंजरी हो गई थी, तो उसने अपने पैर को वहाँ पे उसका पैर कट गया। तो वो बंदा कह रहा है कि मेरे पास अब ये ऑप्शन है कि मैं अपने बच्चों को या तो ठीक कर दूँ, और अगर ठीक नहीं कर पाया तो मैं मर जाऊँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके बच्चे क्या मतलब ऐसे क्या बिहेव करते हैं आपके साथ। तो कहते हैं एक बच्चा था हमारा, वो शुरू में बोलता था, उसने बोलना बंद कर दिया, और वो भी ऐसे करता है मतलब कंसंट्रेशन ही नहीं करता किसी भी तरफ, हम बुलाते हैं तो हमारी सुनता नहीं है, और हर बार हमें घर के बाहर ले जाके कोई ना कोई पेड़ दिखाता रहता है, वो देखो वो देखो वो देखो। तो मैंने बोला दूसरे बच्चे के साथ क्या है। दूसरा बच्चा मेडिकल इशू वही हो रखा है उसका, मतलब बच्चे के कुछ हार्ट में प्रॉब्लम है शुरू से ही जब से पैदा हुआ है। फिर उसके बाद पता चलता है, फिर वो थोड़ी देर बाद बताता है, मतलब जब इंडिया का अपना बताता है जहाँ पे वो रहता है, वहाँ बताता है भाई कि उसकी फैमिली में जितनी भी लेडीज़ रही हैं, मतलब उससे पहले उसकी मदर साइड के में, आज तक उनमें से कोई भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाया था। और ये बस मेरी एक मदर है जो प्रेग्नेंट हुई और जिस वजह से मैं पैदा हुआ, लेकिन इससे पहले जितनी भी मेरी मदर की सिस्टर हैं कोई प्रेग्नेंट नहीं है, सबका जीवन ऐसे ही चला गया। तो मैंने कहा आप ये तो आपकी मदर के साथ ऐसा क्यों है। तो वो कह रही कि मेरी मदर स्पिरिचुअल थी, मेरी मदर किसी के पास जाती थी, उस टाइम पे लोग होते भी थे, तो वो हमारे साथ तो हुआ, लेकिन उस चीज़ का असर अब हमारे साथ इस तरीके से कि हमारे बच्चों की आगे जाके पीढ़ी ख़राब हो गई है, एक तरह से फैमिली कर्स मान लो। हाँ वो कर्स हो गया है।
वंश नहीं आगे बढ़ेगा, भाई मैं क्या करूँगा, मैं मर जाता हूँ, मैं अपनी वाइफ को बोलूँ, मेरी वाइफ कहती है कि हमने मतलब ये हमारा गलत डिसीज़न है, शायद हम दोनों ने शादी कर ली, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत सारा डिस्कशन होता है उनके बीच में, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। फिर वो मेरे को सारा बताता है कि भाई मेरी वाइफ आज के टाइम पे मेरे को बोलती है कि तेरे साथ शादी करके मैंने ऐसे किया, मैं अपनी वाइफ को ब्लेम करता हूँ कि तेरे साथ शादी करने के बाद ऐसा हो रहा है। तो वो कह रहा है कि भाई मेरी मदर साइड में ऐसी चीज़ें थी, तो तेरे को सब कुछ पता था, उसके बाद तूने मेरे से शादी करी है, और अब ये हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद भाई उनके बच्चों के साथ क्या होता है कि बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में जाने के बाद जिसका मेडिकल जिसका हार्ट में प्रॉब्लम रहती है, वो बच्चा जाके किसी बच्चे की आंखों में मतलब ऐसे नोच लेता है। मतलब एक एक होता ही है, बच्चे लड़ाई करते हैं, छोटे बच्चे करते ही हैं। तो वहाँ से कुछ कंप्लेंट आती है कि आपके बच्चे ने ऐसे ऐसे सारी चीज़ें करी है। तो वो बच्चा फिर आता है, घर पे रहता है, 2-4 दिन नॉर्मल रहता है। उसके बाद वो क्या करता है, अपने दूसरे वाले भाई को ही क्या कहते हैं, धक्का दे देता है, कभी कभी कुछ ना कुछ नॉर्मल बिहेव करता रहता है। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन स्कूल में फिर वही बच्चा क्या करता है, एक बच्ची को मतलब वो अपना ऐसे कहीं सी डेस्क पे खड़ी होती है और उस लड़की को, छोटी बच्ची ही होती है, वो ज़्यादा एज नहीं होती, उसको भी धक्का दे देता है। अब उसके स्कूल से कंप्लेंट आती है कि भाई आप इसका टेस्ट कराओ, इसको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओ, ये ऐसे बिहेव करता है। तो कहता है भाई मैं इसको लेके गया अपने बच्चे को, मेरा बच्चा नॉर्मल था, सारे टेस्ट कराए मैंने, ऐसा कोई मेडिकल टेस्ट नहीं था जो मैंने नहीं कराया हो। तो उसने बोला कि भाई अब ये सब कुछ तो हो गया, यहाँ तक सारी बातें ठीक थी। थोड़े दिन बाद उसी बच्चे ने अपनी मदर के, मतलब उसकी एज नहीं है कि वो बच्चा ये सब कर सके, उस बच्चे ने अपनी मदर के सोते सोते हुए बाल काट लिए सीजर से। वो कुछ खेल रहा होगा, कुछ क्राफ्ट और ये वो कुछ ड्राइंग बना रहा होगा, और उसने उसके मदर के अपने हेयर कट कर दिए। उनको लगा कि अब कुछ ऐसी चीज़ है जो शायद नॉर्मल नहीं है, कुछ नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिविटी है, कोई एंटिटी है, किसी ने कुछ कराया है। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। फिर उसने बताया कि भाई मैंने अपने बच्चे को बहुत जगह दिखाया, मतलब न्यूजीलैंड में भी दिखाया और दूसरी कंट्री में भी दिखाया, इंडिया में भी दिखाया, लेकिन सॉल्यूशन, मतलब अभी तक हम सॉल्यूशन की तरफ नहीं पहुँचे। कईयों ने बताया कि इस बच्चे के ऊपर कोई प्रेत आत्मा है जिस वजह से ये ऐसा बिहेव करता है, आपकी फैमिली पे कर्स लगा हुआ है कि ये ऐसे बिहेव करता है। तो उसने सारे मतलब अपने सारे हथकंडे अपना लिए। फिर वो लास्ट में कहता है कि यार भाई मैंने, हमारे पॉडकास्ट की बात है, उसने बोला कि भाई रियल हिट पे आपका पॉडकास्ट देखा था, सोचा आपसे कनेक्ट करूं। तो मैंने कहा भाई आपको बच्चे को इंडिया लेके आना पड़ेगा, या बच्चे की क्या कहते हैं सारी मतलब फ़ोटोज़ दे दो, डिटेल्स दे दो, जो मुझे यहाँ से पता चल सकता है वो मैं देख सकता हूँ। फिर उसकी कुंडली भी मंगाई, वो सारी चीज़ें करी। वो भाई बच्चा मतलब नॉर्मल था, मतलब उसके ग्रह दशा में भी ऐसे देख के कुछ नहीं पता चल रहा था। फिर उस बच्चे को हमने बोला कि मतलब बच्चे को बोला कि अपनी आंखें ऐसे बेटा खोल के रखना और ये सारी चीज़ें। तो मैं गुरुजी के पास गया हुआ था, तो गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने बोला कि यार इसके ऊपर तो कुछ कराया हुआ है, और वो भी अब से नहीं कराया हुआ, इसकी पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी कराया हुआ है। तो वो जो कर्स लगा हुआ था वो पता चला। तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये तो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन कर्स क्या है। अब कर्स भाई वैसे तो सुनने में नॉर्मल लगता है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि इसके पेरेंट्स ने मतलब पिछले जन्म में और इसके एंसेस्टर ने इस जन्म में भी इतने बुरे कर्म करें जिस वजह से ये कर्स इनके पास लगा कि इसके घर में सारी मतलब जो इस लड़के की मदर की सारी सिस्टर्स हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। तो वो कर्स है कि उन्होंने कई पुजारियों को मतलब लिटरली पहले के टाइम पे मतलब घर में मारा पीटा और बांध के रखा, और उनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करी हैं। ये एक केस सेम मेरे पास ऐसा पहले भी आया हुआ है, मेरे नोन में ये केस। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला कि करा क्या है, एग्जैक्ट बताओ गुरुजी कि किया क्या है। तो उन्होंने बोला कि इन्होंने किसी ब्राह्मण के घर पे जाके उनको मारा पीटा और सब कुछ किया। तो उन्होंने इनको कर्ज कर दिया कि आज तूने मेरी पूरी पीढ़ी ख़त्म करने में लगा हुआ है। मतलब होता ही है कि बंदा अंदर से बोलता है कि भाई हमारे पूरे परिवार को मारेगा क्या, ये वो। तो उसकी फैमिली में किसी ने उस टाइम पे उनको मारा होगा, तो उन्होंने उसको कर्ज दिया कि तेरे घर में जा कोई खुश नहीं रहेगा, सुखी नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो गुरुजी ने बोला मुझे ये लग रहा है, अब इनसे पूछो कि इनकी बैक हिस्ट्री इनको कुछ पता है। फिर मैंने उस बंदे को कनेक्ट किया दोबारा फ़ोन पे। मैंने कहा यार ऐसा ऐसा कभी कुछ तुम्हारी फैमिली में हुआ है, कुछ मंदिर से रिलेटेड या किसी पंडित से रिलेटेड। तो वो एग्री भी करता है कि मेरे जो दादा के दादा थे उन्होंने क्या किया, क्या कहते हैं,
अपनी एक राइस मिल स्टार्ट करनी थी, जिस वजह से उनको वो जगह चाहिए थी और वहाँ पे एक टेम्पल था। तो उन पंडितों ने मेरे दादा दादा को कुछ बोल दिया था, तो हमारे मतलब जो जो परदादा दादा थे उनकी इंसल्ट हुई, तो उन्होंने मिल के सारे लेबरों ने मिल के उनको मारा था, जिस वजह से उस ब्राह्मण का उस पे- मर्डर करा था या मारपीट? मतलब मारा ही था, वही मर्डर ही कह लो। तो जिस वजह से उसकी वाइफ ने और उनके लोगों ने उनको कर्ज दिया कि भाई ये तेरा खानदान और तेरी पीढ़ी ऐसी रहेगी। फिर उसको इतना नहीं पता था, लेकिन उसने इतना बताया कि भाई ऐसे ऐसे हमें प्रॉपर्टी चाहिए थी और जिस वजह से उन्होंने हमारा झगड़ा हुआ था। तो उससे ये कंफर्म हो गया कि गुरुजी ने बोला कि हाँ ये सारी चीज़ें तो हुई हैं कम से कम। तो जब ये पता चलता है, मैंने पूछा गुरुजी से कि करना क्या है, कैसे करना है। तो उन्होंने यही बोला कि इस बच्चे को ऐसे ही रहना पड़ेगा कुछ कई सालों तक और। तो मैंने कहा गुरुजी अब ये जो बाप है इस बच्चे का ये भी मर जाएगा, बीवी भी मर जाएगी, करेंगे क्या। तो उन्होंने बोला कि फिर इनको इंडिया आना पड़ेगा और ये इंडिया आएंगे तो मैं देख के कंफर्म नहीं कहता कि मैं इनकी हेल्प कर पाऊँगा। अब वो इसका रीज़न क्या होता है भाई कि एक तो कर्ज मिला है, दूसरी बात ये है कि ब्राह्मण ब्राह्मण वाली बात फीलिंग भी आ गई होगी, दूसरी बात ये भी है, एक तीसरी बात सॉरी ये भी है कि उनको ये लगा कि अगर जब इनको ये सारी चीज़ें पता थी तो इन्होंने उस टाइम पे कोई ऐसे स्टेप क्यों नहीं लिए जिससे उनको शायद इन चीज़ों से रिलीफ मिलता। तो मैंने कहा गुरुजी बच्चों की क्या गलती है, आप देख लेना। कह रहे बच्चों को तो मैं ठीक कर दूंगा लेकिन इनके पेरेंट्स जो है मैं इनको ठीक नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा ऐसा क्यों। कह रहे कि इनको पता होते हुए इन्होंने अपने आप को मतलब गैर जिम्मेदार समझा इन चीज़ों से कि भाई हमारे उन्होंने क्या किया, या इसके फादर ने भी किया। तो उसके फादर की भी तबीयत हेल्थ ख़राब रहती थी, उसकी मदर की भी रहती थी। थोड़े टाइम तक उस बच्चे को बुलाया, उसके फादर आया, उसकी मदर आई और वो सभी बच्चा लोग इंडिया आए? सारे लोग इंडिया आ गए। इंडिया आने के बाद यहीं उनको मैं लेके गया। लेके जाने के बाद बच्चे को दिखाया तो गुरुजी ने मतलब जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, कोई पूजा पाठ कुछ नहीं किया। 15-20 मिनट उस बच्चे का हाथ पकड़ के बैठे रहे, कुछ ना कुछ मंत्र पढ़े, ये सारी चीज़ें करी। फिर उसको ये बोला कि इसको कुछ उपाय करने पड़ेंगे, वो उपाय इससे कराते रहना कम से कम 6 महीने तक, अच्छा। मान के चलो। और कोई ऐसे भारी उपाय भी नहीं थे, मतलब हल्की फुल्की चीज़ें कि नदी के पास ये करना, इसके सर से ये घुमाना और वैसे से घुमा के डालते रहना। तो वो सारे उपाय करने के लिए मैंने उनको बोला भाई कि आप उपाय करा लो। अब उसकी जो वाइफ थी इनिशियली तो उसने बहुत इंटरेस्ट दिखाया कि मेरा बच्चा ठीक होगा या गुरुजी ने देख लिया है, अब गुरुजी ने उपाय बता दिए। तो होता है ना किसी को बंदे को रिजल्ट चाहिए होता है, इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए। तो उन्होंने इस चीज़ को, उसके हस्बैंड ने तो सीरियस लिया लेकिन उस बंदे ने सीरियस नहीं लिया कि सॉरी उस बंदे ने सीरियस ले लिया, उसके हस्बैंड ने, उस वाइफ ने सीरियस नहीं लिया। तो उसकी मदर ने जब उसको बोला कि क्या कहते हैं अपने बच्चे को कि भाई मैं इसको ऐसे पागल नहीं बना सकती, इसकी एजुकेशन वेस्ट हो जाएगी, ये कौन से लोगों के बीच में तुम पढ़ रहे हो। तो ये चीज़ उसने बोल दी और ये बोलने के बाद वो अपना दोबारा अपना कहीं गए अपने स्टेट में जहाँ पे वो रहते थे। वहाँ रहने के बाद उसके हस्बैंड ने मेरे को बोला कि उपाय क्या क्या है। मैंने कहा आप ये अभी 1 महीने के लिए उपाय ये करना, फिर कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। भाई उसकी वाइफ मानी नहीं, वो कह रही बताया तो चलो सारी चीज़ ठीक है लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि नदी के पास जाके ये करना चाहिए और वहाँ पे जाके ये करना चाहिए, एक पत्थर के नीचे ये कपड़ा दबा देना, ये वो। अब उसने जब मेरे से ये बात बोली तो मेरे को भी बड़ा मतलब बुरा लगा कि यार मेरे लिए मेरे गुरुजी की डिसरिस्पेक्ट करना भाई। तो मैंने कहा अगर फेथ रख रहे हो तो भाई पूरा रखो, नहीं रखना मत रखो भाई, सही बात। कहीं और जाओ। उसने इतनी चीज़ बोली नहीं, उसके बच्चे उस बंदे ने मुझे ये बात बताई 2 दिन बाद उस बंदे का मेरे पास फिर से फ़ोन आ गया कि भाई उसने मेरे को बोला कि मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेटल हो जाऊँ, मैं अपने घर पे आया हुआ हूँ। 2 दिन तक उस बंदे ने जब मेरे को ये बात बोली, 2 दिन बाद क्या हुआ, उसी बच्चे ने भाई अपनी मदर को ही धक्का दे दिया स्टेयर से ही। अरे पतली सी थी, कोई ज़्यादा उस हेल्दी नहीं, उसने अपनी मदर को ही धक्का दे दिया। जब अपनी मदर को धक्का दिया उसकी मम्मी की टांगें टूट गई और जब उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ तो उसके हस्बैंड का फ़ोन आया उस लेडी के कि सागर सर ऐसी ऐसी बात है, अब इसने अपनी मदर को ही धक्का दे दिया स्टेयर से। तो मैंने कहा ये ऐसे ही बिहेव करता रहेगा, इसके ऊपर ये आपका वो दोष तो लगा ही लगा है लेकिन इसके साथ कोई ऐसी एंटिटी भी है, इसके साथ कुछ किया भी है कि ये तभी ठीक होगा जब आपसे ये सारी चीज़ें करोगे। तो उन्होंने बोला पूजा करा दो, कोई जो इंस्टेंट कुछ मिल जाए। तो मैंने बोला कि मैंने कहा अगर बच्चा पूजा में बैठ सकता है या उसके हाथ में उसको जो बोलने के लिए बोलें तो वो नहीं कर सकता ना, वो चीज़ें तभी हो सकती हैं जब वो पूरा एलिजिबल हो उस चीज़ को करने के लिए।
तो उसके बाद क्या होता है भाई कि वो बंदा मेरे को फ़ोन करता है उपाय करने के लिए, और मैं उसको बोलता हूँ भाई तू इस पे लग जा। जब वो उपाय करने लग जाता है, उस बंदे के साथ क्या होता है कि वो बंदा फिर से बीमार हो जाता है, वो फिर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, उसके वो ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन उस उपाय का एक रूल था कि भाई उससे ब्रेक मत करना, रेगुलर बेस पे करना। वो बंदा खुद बीमार हो जाता है। अब वो फ़ोन उसकी मतलब फैमिली में से फिर फ़ोन आता है उसके घर से कि ऐसी ऐसी बात हो गई। मैं फ़ोन करके पूछता रहता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो मैंने उससे पूछा कि अब क्या क्या स्टोरी है, क्या चल रहा है। तो मेरे से कहते हैं कि अरे वो तो खुद ही बीमार हो गए, वो हॉस्पिटल में चलेंगे। मैंने कहा तो उसके उपाय कोई और कर लेता उसकी जगह फैमिली मेम्बर में से। उसने वो उपाय करे नहीं। मैंने बोला कि चलो देखते हैं। इसी बीच में मैं ऐसे ही जाता ही रहता हूँ अपनी लोअर बैक के लिए और अपने आप को दिखाने गुरुजी के पास। मैं उनके पास जाता हूँ, वो मेरे से कहते हैं और वो बच्चा ठीक है अब। मैंने कहा गुरुजी वो तो मेरे भी दिमाग से निकल गया। मैंने कहा वो बच्चे के फादर भी बीमार हो गए। तो उन्होंने बोला वो शैतान उसको छोड़ेगी ही नहीं, मतलब ऐसे बोला वो शैतान उसको छोड़ेगी ही नहीं। तो मैंने बोला वो शैतान कह रहे कुछ ऐसी शक्ति है जो उसके साथ लगी हुई है जो उससे उनको चीज़ें करने नहीं देगी। फिर भाई उसके पेरेंट्स को मैं फ़ोन करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई साहब अपने बच्चे को ठीक कर लो और मान जाओ आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, आप मुझे पैसे मत देना। मैंने ये भी कंडीशन रखी। मैंने ये नहीं बोला मुझे पैसे चाहिए। मैंने उनसे ये बोला था जब मेरे साथ जा रहे थे तो मेरे को एक्सपेंस आप कर रहे थे। मैंने कोई भाई पैसों की कंडीशन नहीं रखी, बच्चे का केस था। जब मैंने उसको ये बोला मैंने कहा शुरू में पैसे मत देना, लेकिन हाँ आपका बच्चा ठीक हो जाए तो पैसे दोगे। तो मेरे कहने से इतना उपाय कर लो, अगर आपके उपाय वेस्ट जाएंगे 30-40-50 हज़ार रुपये खर्चा होगा, वो मेरे से ले लेना अगर आपका वेस्ट जाए तो वो बंदा बड़ा मतलब ऐसे कहता है ये बात मतलब ठोक पीट के बोल रहे हैं भाई तो कर ही लेते हैं। फिर वो दोबारा उस पर लगते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। लगने के बाद भाई मैं उनको बोलता हूँ कि एक दिन गुरुजी के पास ज़रूर मिलने चले जाना और बच्चे को दिखा देना। तो वो न्यूजीलैंड से यहाँ फिर आ ही गए थे हाँ हमेशा के लिए? हाँ काफ़ी टाइम तक यहीं पे ही थे वो। अच्छा। मतलब 3-4 महीने तो उनको हो ही गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ भाई कि मैंने उनको बोला गुरुजी के पास चले जाना। अब उन्होंने मुझे बताया नहीं और वो डायरेक्ट गुरुजी के पास पहुंच गए। क्योंकि होता है ना बंदों को ले जाता हूँ, लोग क्या करते हैं लोकेशन सेंड कर लेते हैं फिर जाके डायरेक्ट करते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है गुरुजी ने चलो उनसे मिल लिया लेकिन गुरुजी वापस भेज देते हैं। कई लोग मुझे ये बोलते हैं कि भाई मुझे लोकेशन दे दो, तो गुरुजी बोलते हैं भाई वो है ही नहीं तो मैं मिलूंगा ही नहीं आपसे, सीधी सी बात है। तो वो बच्चे के पास जाते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे वो बच्चा वहाँ पे थोड़ा सा कुछ बोलता है, मतलब अच्छा। थोड़ी सी आवाज़ उसकी वहाँ निकलती है। तो जब निकलती है तो उसके पेरेंट्स बड़े शॉक्ड हो जाते हैं कि गुरुजी ने ऐसा क्या कर दिया या क्या चीज़ें हो गई हैं जिस वजह से बच्चा बोलने लग गया है। तो गुरुजी ने बोला कि देखो आप बीमार तो रहोगे, आपको उसको इतनी जल्दी कोई टाल नहीं सकता, लेकिन इस बच्चे के जीवन को बचाने के लिए आपको इसको इंडिया में रखना पड़ेगा और आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है। आप इस बच्चे को बाहर नहीं ले जा सकते। अगर आप बाहर ले जाओगे ये परेशान रहेगा और इसको यहीं रखो, यहीं का इन्वायरमेंट दो और इसको पूजा पाठ कराते रहो, मंदिर में ले जाते रहो, ये जो भी उन्होंने उपाय बताए थे ये करते रहो। अब वही वाइफ फिर अड़ गई कि भाई हमने बड़ी मुश्किल से PR लिए, हम सिटीज़न बने हैं, हम जाके वही जो भी चीज़ें कि हम वैसे कैसे कर लें। भाई वो लिटरली इतनी बात जब गुरुजी ने बोली वो लेडी वहाँ से उठ के चली गई। ये बात मुझे उसका हस्बैंड ही बता रहा है क्योंकि मैं तो था नहीं, वो चले गए थे डायरेक्ट वहाँ पे। तो वो लेडी वहाँ से उठ के चली गई है। वो बंदी अपने हस्बैंड और बच्चे को छोड़ के चली गई कि भाई मैं अपनी कंट्री को नहीं छोड़ सकती, मैंने बड़ी मुश्किल से ये अर्न किया। होता है भाई, ऑब्वियस ही बात है, कोई बंदा इंडिया से जा रहा है इतना स्ट्रगल करके, लेकिन जब वो बंदी वहाँ पे जाती है वो वहाँ जाने के बाद भी परेशान ही रहती है। अब उसके साथ क्या हो रहा है कि वो वहाँ पे रह रही है, उसका एक बच्चे को जो उसका दूसरा बेटा था उस बच्चे को लेके वहाँ पे पहुँच गई कि चल मैं इसको साथ ले जाऊँगी। अब जाके वो बच्चा उसको परेशान कर रहा है। तो उनको ये बोला गया था कि आप एक काम करना, गुरुजी ने उसको ये भी बोला कि आप एक काम करना, एक मंदिर का कहीं पैसा दे देना, दान कर देना। मैं ये नहीं कहता यहाँ करो, जहाँ आपका मन करे, जहाँ आप रहते हो, जहाँ आपकी पीढ़ी रही है वहाँ पे आप दान करो, ये सारी चीज़ें करो। एक मंदिर छोटा सा बनवा दो माता के नाम का, और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और ब्राह्मण को जो आपने कष्ट पहुँचाया है उसके लिए आपको इलाहाबाद जाना पड़े, मतलब इलाहाबाद बोला था उन्होंने कि इलाहाबाद जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके ये पूजा करा लेना छोटी छोटी, और उसके बाद आप दान पुण्य जितना कर सको उतना करना, तभी आपकी ये चीज़ें कम हो सकती हैं, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकती हैं। फिर वो बच्चा जब गुरुजी के सामने बोल तो गया था, थोड़ा बहुत बोला, उसकी फैमिली उसको लेके चली गई। अब उस लेडी को लगा ये तो भाई ये सब कुछ छुड़वा देगा। फिर धीरे धीरे भाई वो बच्चा बोलने भी लग गया और बिल्कुल मतलब फिट हो गया। फिर मैंने बोला भाई आप पैसे दो मेरे को मैंने कहा आप पैसे दो भाई, आप मत करना मेरे, आप पैसे कोई मत खा लेना।
फिर वो बंदा आया भी, उसने मेरे को हेल्प भी करी, मतलब कह रहा भाई मैं तो वैसे भी आपकी कंडीशन देखी थी और आपने इतना सब कुछ किया, तो मैं तो वैसे ही चाहता था कि यार आप वो ये यही सारी रहती है, चीज़ें वो करो। बच्चा ही रहता है। हाँ, बच्चा और भाई उसके पेरेंट, मतलब लाइक उसके फादर यहीं रहते हैं, मदर और वो दूसरा वो वहीं रहने लग गए न्यूजीलैंड में। लेकिन क्या है, वो बीच में जब वहाँ परेशान हुई, आई तो है कई बार, लेकिन उसका अभी तक वो बंदी ऐसी है कि वो स्टेबल ही नहीं हो पा रही है। वो कहती है मैं अपना देश नहीं छोड़ सकती हूँ, कि कईयों के लिए ऐसा है भाई कि वहाँ जाके भाई इंडिया नहीं समझ आता लोगों को, और हम सही जैसे बात है। को इंडिया के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। और एंटिटी ने भी उसके बाद परेशान नहीं किया था, जो नहीं एंटिटी वो कैसे आई थी वैसे एंटिटी उसके ऊपर? भाई वो, एक तो मैंने आपको बताया कि एक तो पिछले जन्म का सारी चीज़ें ठीक थी, है, वो तो फैमिली कर्ज था फैमिली ही। कर्ज था। फिर इस टाइम पे भी इन्होंने क्या कहते हैं अपने टेम्पल में ये सारी चीज़ें करी। एंटिटी का, सॉरी मैंने ये पार्ट भी भूल गया, एंटिटी का भाई ये था कि जो उसकी क्या कहते हैं, जो लड़की की मदर की सिस्टर थी ना, हाँ, वो उन्होंने उसके ऊपर सब कुछ करवाया हुआ था, सबने, मतलब सबने मिलके या एक ने कह लो, क्योंकि उसका उसकी सिस्टर का एक ही, मतलब उसकी सिस्टर के ही बच्चे हुए थे, बाकी किसी के बच्चे हुए नहीं। तो उनको जेलेसी फैक्टर ये रहा कि भाई अच्छा। हम सारे क्या कहते हैं, कभी हमारी कोई औलाद नहीं हुई, तो ये कैसे खुश है, या तो सभी बहनें ऐसे रहती, और अगर सभी नहीं है तो ये एक कैसे क्यों है। तो उन्होंने मिलके ये सब कुछ किया। एंटिटी मतलब मेरी लैंग्वेज में कह लो, एंटिटी कह लो, लेकिन मैं तो इसको वही कुछ क्रिया और कुछ जादू ही मानता हूँ जिस वजह से परेशानी होती है। कई बार ये भी बताते हैं कि वो बच्चा जब न्यूजीलैंड में था तो उसने भी कुछ ऐसे रास्तों से, मतलब अपने आप को, मतलब जब किसी ऐसे रास्ते से भी निकला जिस वजह से उसके ऊपर हवा भी, और मतलब होते हैं ना जैसे कि कुछ ना कुछ लग गया, नेगेटिविटी हो गई, जिस वजह से उसकी कंडीशन और ख़राब हो गई। और उसका जो मतलब जो उस लड़के का बाप है, वो भाई अभी मेडिकल, मतलब अभी ठीक नहीं है, बट ये है कि सरवाइव कर लेगा, थोड़ा सा लंबा चल जाएगा। बाकी वो पहले बिल्कुल ठीक था, कर्ज की वजह से थोड़े टाइम बाद जब उसने शादी करी तब उसके साथ ये प्रॉब्लम होने लग गई। ये वाली चीज़ भी हट गई कि 60 साल के ऊपर वो 70 साल के 70 साल के बाद, अब भाई ये तो तब पता चलेगा जब उनकी उम्र होगी उनके। गुरु जी कह रहे हैं कि वो भी चीज़ हट गई है अब। हाँ, कह रहे हैं कि हट जाएगा वो सब। भाई वो ऋण जो है वो चुकाना पड़ेगा ना, अब हमने गलती कर दी, अब ये एक प्रोसेस होता है, अब लोग इस प्रोसेस को समझ नहीं पाते। इस जन्म में हम कितना भी अच्छा कर रहे हैं लोगों के सामने, अगर हम गलत कर रहे हैं तो अगले जन्म में हम कुछ और बनेंगे, और अगले जन्म में कुछ, अगर अभी अच्छे कर्म कर रहे हैं तो कुछ और जाके करेंगे। ये बहुत बड़ी कहानी है, अगर बताऊँ तो टाइम लग जाएगा। एक बहुत बड़े कामाख्या के पंडित ने मुझे ये कहानी बताई थी, तो मैं उसको रिलेट कर रहा था। भाई लास्ट टाइम आप आए थे, आपने एक टीवी एक्टर की कुछ कहानी बताई थी, जिसके लिए हमें तो भाई बहुत ज़्यादा मैसेज आए कि ऑफ कैमरा बता दो किसकी थी किसकी थी किसकी थी। बट अभी लेटली कुछ आया है ऐसा, बॉलीवुड का कुछ चल रहा है क्या? भाई चलता ही रहता है भाई वहाँ पे तो कुछ ना कुछ। तो आपके पास कोई है केस अभी? हाँ, मतलब मैं केस देख रहा हूँ पर्सनली, एक दो केस देख रहा हूँ, और कुछ बता सकते हो अगर आप? भाई बॉलीवुड में तो ये है कि मतलब उन एक्टर के बारे में बोल रहा हूँ कि जो अब मतलब स्क्रीन से हट चुके हैं, हाँ, अब जिनको वो अपने नोन वंस को, जो क्लोज वन है, उनको स्क्रीन पे नहीं देखना चाहते, जिस वजह से वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो अभी एक मेरे पास रिसेंटली केस आया था, मतलब एक अननोन नंबर से ही वही फ़ोन मैसेज किया, उसने आइडेंटिटी अपनी बताई नहीं, बट उसने ये बोला कि हम भाई ऐसे ऐसे एक घर में रहते हैं, और हम पहले बहुत फेमस थे, मतलब हम काम करते थे, हमारे पास अर्निंग सोर्स बहुत अच्छा था, लेकिन अब नहीं है। तो मैंने सोचा कि जनरली कोई ऐसे बंदा मैसेज कर रहा होगा, क्योंकि हर तरीके के लोग आते हैं भाई। तो तब तक उसने मैसेज टाइपिंग पे सब कुछ बताया स्टार्टिंग में, मतलब टीम ने देखा कि हाँ यार कुछ जेन्युइन लग रहा है तो देखेंगे। तो उसने बोला कि भाई सागर से बात करनी है सीधा। मैंने कहा चलो मैं भाई बात करता हूँ। जब मैंने बात करी तो उसने मेरे को सीधा बोला कि देखो ये नाम कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। बस ये है कि मेरी लाइफ हेवन से हेल हो चुकी है, मुझे इस चीज़ से निकाल दो। तो वो बंदी जो थी उसने क्या कहते हैं, जितना भी मतलब काला जादू किया, ब्लैक मैजिक किया, सबसे बड़ी बात ये भी है, चलो वो यहाँ पे रहती भी नहीं है अब, और वो क्या करती थी कि एक आधी जगहों पे, मतलब टीवी पे आई, कहीं कहीं सारी जगह पे आई भी, लेकिन आने के बाद कहते हैं कि भाई फेम ना एक टेम्परेरी वो चीज़ है, कभी परमानेंट किसी के पास नहीं रह सकता। तो भाई वो रिस्पेक्ट रहती है। तो उसने बोला कि मेरे पास फेम भी था, रिस्पेक्ट भी थी, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा हुआ, तो अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा आपने किया क्या है भाई? लिटरली उस बंदी ने मुझे ये बात बोली कि मैंने ऐसी कोई
क्रिया, कोई ब्लैक मैजिक, कोई ऐसा मतलब कह लो कि जादू नहीं छोड़ा जो मैंने खुद घर में ना किया हो। मैंने कहा कहाँ पे किया है, तो वो रहती बहुत भारी है, तो यूएसए में रहती थी। तो कह रही मैं यूएसए में रही, मैं यूएसए में रह के भी कई जगहों पे मतलब ऐसे मैंने मॉडलिंग भी करी है, सारी चीज़ें करी है। तो उसने बोला मैंने सब कुछ अपने मतलब लाइफ में कर लिया, लेकिन मुझे कुछ अचीव हुआ ना हुआ हो, लेकिन मैं अब शैतान बन चुकी हूँ। शैतान बन चुकी हूँ, खुद ये कह रही है। हाँ, खुद ये कह रही कि मैं शैतान बन चुकी हूँ। खुद इतनी प्रैक्टिस कर ली हैं और ये सब हाँ, कर कह लिया रही मैं शैतान बन चुकी हूँ। मैंने कहा क्यों? कह रही मैं इससे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं दे सकती कि मैं क्या कहते हैं, अगर कोई मेरे सामने खड़ा हो ना, अगर मैं उसे थोड़ा सा अपने अंदर से वो आवाज़ निकालूं या मैं सोचूं कि वो बंदा आगे थोड़ा सा उसको धक्का लग जाए, तो कहती मैं वो भी कर देती हूँ। ये क्या चीज़ है भाई? मैंने कहा मैं ऐसा हो गया, मतलब भाई मैं भी बड़ा नॉर्मल ही नहीं लग गया। मैंने कहा कोई होगा भाई, बता तो रही है, सुन लेते हैं कहानी। तो जब ये सारी चीज़ें होगी, मैंने कहा यार मैडम आप अपनी आइडेंटिटी रिवील करो पहले, फिर उसके बाद पूरी, अभी तो आपने बता दिया कि मैं इसमें हूँ उसमें हूँ सारी चीज़ें हूँ। तो उसमें उसने बताया कि भाई मैं कई सारी जगहों पे चलो आ तो चुकी हूँ, लेकिन मेरा मोटिव ये है कि मैं मतलब सॉरी मैं पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ भाई, मेरे पे कोई केस मत लगा देना जितने अभी एक्टर एक्ट्रेसेस चल रहे हैं ना, मैं भाई किसी को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ सब खत्म हो जाए। मैंने कहा ये कौन सा थॉट है मैडम आपका? मैंने कहा इंडस्ट्री खत्म करने की बातें कर रही। मैंने कहा ऐसा नहीं होता। करिए ऐसा होगा एक दिन। मैंने कहा ऐसा कैसे हो जाएगा? तो कहती मैं हूँ ना यूएसए में। मैंने कहा भाई आप यूएसए में तो हो, लेकिन ये सब कुछ कर क्यों रहे हो? तो कह रही बस जेलेसी फैक्टर है, मैं जो बनना चाहती थी मैं वहाँ पहुँच नहीं पाई। तो उसने मुझे बताया कुछ ऐसे ऐसे लोगों के नाम कि भाई ये भी नाम है वो भी नाम है। फिर मतलब मैं भाई उस बात पे बिलीव 0% कर रहा था, लेकिन उसने जिस जिसके नाम बताए ना, तुम्हें क्या लगता है कि ये नहीं करती, तुम्हें क्या लगता है वो नहीं करता। मैंने कहा मैडम मुझे ना पता है, और मेरी कोई रिकॉर्डिंग मत कर लेना आप कि भाई मैं गांव में रहने वाला बंदा हूँ, भाई मेरे को तो कहीं तुम मरवा दोगे। तो भाई वो हीरोइन कहती है कि मैं सबको मार दूंगी। मैंने कहा भाई किसको मारोगे, कैसे मारोगे? मैं अब फिर मैं भी इंटरेस्ट दिखाता हूँ। अब वो भी बड़ी दिमाग से तेज़ होती है, फेस टाइम कॉल करती है कि बंदा कुछ कर ना पाए, कोई रिकॉर्ड ना हो पाए, कुछ ना हो पाए। तो वो अपनी आइडेंटिटी तो रिवील करती नहीं है। फिर वो ये कहती है कि मैंने सारे रिचुअल करे। अब रिचुअल बताता हूँ जो मैंने रिचुअल उससे सुने, जो मैंने आज तक नहीं सुने थे भाई। कि मैं हर महीने क्या कहते हैं, मतलब पता नहीं यार, मैं पॉडकास्ट में बोलूँगा मेरे लोग ही बोलेंगे यार क्या बातें कर रहा है, कि मैं हर महीने अपने ब्लड को, मतलब जो मेरा पीरियड टाइम आता है तो मैं अपने ब्लड को यूज़ करती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड्स के ब्लड को कलेक्ट करती हूँ, फिर उसके बाद कुछ रिचुअल करती हूँ। मैंने कहा इससे क्या होता है? तो कहती इससे कुछ नहीं होता है कि जब जब ये एक पूरा टाइम आएगा ना, तो ये अगर ब्लड का छींटा भी, मैं जब इंडिया आऊँगी अगर मैंने ब्लड का छींटा भी किसी के पास ऐसे टच कर दिया, तो देखना उसके साथ क्या होगा। मैंने कहा मैडम ये तो बड़ी नई चीज़ है जो आप बता रहे हो। तो कह रही हाँ ये सारी चीज़ें मैं अमेरिका में सीख रही हूँ। मतलब वो स्पेशली बंदी यहाँ से, कह रही मैं आई सिर्फ अमेरिका में इसलिए हूँ कि मेरे को कोई ऐसा बंदा मिला जो मुझे ये सब कुछ सिखा रहा है। फिर वो कह रही कि मैं स्पर्म लेती हूँ, कलेक्ट करती हूँ लोगों का, उससे भी मैं कुछ रिचुअल सीख रही हूँ। मैंने कहा मैडम आप अच्छे भले यहाँ पे थे, काम वाम कर रहे थे, तो वापस लग जाओ कहीं ना कहीं। ये किस लाइन में आ गए? ये क्या कर रहे हो? तो कह रही नहीं भाई मेरे को रिवेंज लेना है। मैंने कहा किससे रिवेंज लेना है? ऐसा कि मेरे जब मेरा एक टाइम था तो उस टाइम पे मेरा लोगों ने साथ नहीं दिया और ऐसे परेशान हाँ, किया उसको परेशान बहुत। किया। उस बंदी ने मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी, मैं अभी भी बताता हूँ भाई। लेकिन उस बंदी ने जो 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 बातें मुझे लोगों के लिए बताई ना, उससे मुझे पता चलता है कि भाई इस एक्टर के साथ ये चल रहा था, इस एक्टर के ड्राइवर ने मेरे को सोने के लिए बुलाया। तो सागर मैं क्या सोने वाली दिखती हूँ क्या? ड्राइवर सोने के लिए बुला रहा है? कि उस बंदे ने बोला कि भाई सर ने बोला है कि सर ने बोला है कि मैडम जल्दी फार्म हाउस पे पहुंचो। तो मैं क्या सोने वाली दिखती हूँ क्या? फार्म हाउस से तो वही याद आता है भाई। ये दूसरा फार्म हाउस भी है भाई किसी का। भाई सबके ही होंगे अपने अपने इंडस्ट्री में। मैंने कहा नहीं देखो भाई, पता ही क्या है, मैं एक चीज़ सीखी, ये वो लोग करते हैं जो कुछ बन नहीं पाते ना, वो ये एक्टिंग करते हैं। वरना भाई इंडस्ट्री में भाई आपके पास नहीं है टैलेंट तो कोई चाहे डायरेक्टर हो चाहे कोई प्रोड्यूसर हो आपको क्यों बुलाएगा? तो जो ऐसी बात कर रहे हैं तो उससे ये पता चलता है कि हाँ भाई ऑब्वियस सी बात है वो एक्ट्रेस होगी, लेकिन उसके पास शायद वो टैलेंट नहीं होगा जिस वजह से।
तो अगर मैं सोने वाली नहीं हूँ तो मैं सो भी गाली दे के बोल रही थी, अगर मैं सो भी जाऊँगी तो क्या मेरे को वो मूवी दे देते क्या, उसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाते मेरे को, फिर ये करते वो करते। तो मैंने कहा मैडम क्या है, कि नहीं मुझे रिवेंज लेना है कि मैं बस सक्सेस नहीं हो पाई, और मेरी लाइफ का मोटो था कि मेरे को सक्सेस होना है। और मैंने अपनी फैमिली छोड़ी, अपना बॉयफ्रेंड छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा। मैंने कहा मैडम आपने कुछ भी छोड़ा हो, लेकिन आप रिचुअल के बारे में मुझे बताओ, बस मेरा वो थोड़ा सा था। तो उसने मेरे को यही बताया कि भाई मैं ब्लड लेके आऊँगी, मैं जब सॉरी मैं ब्लड लेके आऊँगी, और जब ब्लड लेके आऊँगी तो उसके बाद मैं जिसको भी वो ब्लड टच कर दूँगी ना, मेरे से कह रही मैं आपको भी ब्लड टच कर दूँगी ना, तो आप ऐसे हो जाओगे, पागल हो जाओगे, मेरे पे आगे पीछे घूमोगे कि मैडम क्या करना है, आप मेरे को चाय बना के पिलाओगे। वशीकरण हो जाएगा। मैंने कहा मैडम ये तो, हाँ मैंने यही बोला उसे भाई, मैंने कहा ये तो वशीकरण हो गया। कह रही उसके बाद मैं जो चाहूँगी वो करवाऊँगी आपसे। मैंने कहा मैडम आप ये तो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब कर लो, और बढ़िया बढ़िया कंटेंट वहाँ पे भी आता रहता है। भाई का इंस्टाग्राम भी यहाँ स्क्रीन पर आ रहा था, आप जाके ज़रूर फॉलो कर लेना। और बस यार हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेजर चंक है जो सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो सब्सक्राइब कर लो। और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा। अपना ध्यान रखो, पॉजिटिव रहो, जय बजरंगबली। पर आपने ये नहीं बोला भाई, आपने मेरे को कॉल करने का मोटो क्या है? मैंने यही उसको बोला कि आपको मेरे से क्या चाहिए। तो उस बंदी का मेरे पास पता है, मतलब उस बंदी ने सिर्फ मेरे को ये बोला मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे से कह रही कि सॉरी यार भगवान माफ़ करना, मेरे से कहती कि मेरा सिर्फ आपसे ये है कि मैं ऐसे किसी को तो बोल नहीं सकती हूँ, मैं आपसे पर्सनली मिलूंगी, मैं आपको अपनी आइडेंटिटी भी रिवील करूंगी, आप देखोगे, आप मुझे पहचान जाओगे, शायद आप मेरे साथ फ़ोटो भी लो, मेरे से ऐसे बोलती। मैंने कहा मैडम वो तो चलो ठीक है, लेकिन करना क्या है। कह रही जब मैं यहाँ पे इंडिया हूँ तो मुझे 14 साल के 6 बच्चों के क्या कहते हैं ओ नहीं 14 साल कह रहा हूँ, 14 से 24 साल के 6 बंदों के मुझे स्पम कलेक्ट करके दिला देना। और इसलिए कॉल कर रही थी मैं आप? इसलिए कॉल कर रही है। और मैंने बोला आप, मैंने वैसे पूछा भी कि आप मेरे को करोगे क्या, तो कह रही आप ले लेना, एक बच्चे का 1 लाख रुपए ले लेना स्पम का। और मैंने कहा मैडम मैं सागर डोनर नहीं हूँ ना, मैं सागर मैं ये सब करूँगा, क्या बातें करते हैं मतलब। लेकिन ये मैंने जो आपको बात बताई है ना भाई कि वो इंडस्ट्री से थी, उसके पीछे का लॉजिक ये बिल्कुल सही है कि एक्चुअली में वो थी भाई, उसने मुझे कुछ कुछ ऐसी जैसे कहानियाँ बताई ना किसी के बारे में कि ये था उस टाइम पे, वो था, आपको पता होगा, आपको ये पता होगा, वो सारे एक सर्टेन मेरे को इवेंट बताए, तो मुझे ये तो पता चला कि वो बंदी जेन्युइनली कुछ बिलीवेबल लग रही थी ये वाली बात। थी वो बात। फिर मैंने बोला मैडम ठीक है चलो, आप जब इंडिया होता हो मेरे को फ़ोन करना। यहाँ पर मुद्दा क्लोज हुआ। फिर यहाँ पे क्लोज हुआ। फिर वो कहती भूल ना जाना, मैं आऊँगी ज़रूर और मुझे स्पम चाहिए बस। मैंने कहा मैडम ठीक है, मैंने कहा बस। और भाई जैसे आप लोकेशंस पे भी जाते हो, हाँ तो उसके अराउंड भी कुछ आपने करा नया, कुछ एक्सपीरियंस? भाई अभी रिसेंटली मैं जब गुरुजी के पास था तो उसके थोड़े टाइम बाद ही मैं वहीं से ही एक लोकेशन पे गया, क्योंकि कंटेंट तो मैं कुछ डाल नहीं रहा था। तो मैंने शायद इस पॉडकास्ट पे भी बता रखा होगा कि क्या कहते हैं, एक हॉन्टेड बिल्डिंग के बारे में बात करी होगी कभी, मतलब मुझे ऐसा लगता है। भाई एक हॉन्टेड बिल्डिंग है यूपी के अंदर, कई बार मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर चुका हूँ, 4 से 5 बार। वहाँ पे मतलब वहाँ के लोकल लोग अब मुझे जान चुके हैं कि भैया आते हैं, भैया वीडियो बनाते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वही मेरे को बताते हैं कि भैया यहाँ पे ना कुछ कांड हो गया, फिर से एक बार आपको आना पड़ेगा। हाँ। लेकिन उस बिल्डिंग के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। उस घर में कई लोगों ने अपने आप को मार भी लिया है। किसी एक गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर था, उसकी वाइफ ने वहाँ पे अपने आप को पंखे पे लटका लिया था, तो उसकी डेथ हो गई थी। एक आदमी वहाँ पे पागल हो गया था, उसकी मैंने अपने चैनल पे भी वीडियो डाली हुई है। मतलब उस बंदे से मैं खुद पर्सनली मिल के आया हूँ, मेरे चैनल पे वो वीडियो भी है। वो बंदा उस बिल्डिंग की छत पे ही रहता है पूरे टाइम। अच्छा। तो वो ऐसे 3-4 बिल्डिंग है, वो सारी कनेक्टेड है, तो काफ़ी हॉन्टेड वो भाई बिल्डिंग है। और उसमें एक लड़की ने ड्रग्स लेके अपने आप को मार लिया था। एक शायद मैंने किसी पॉडकास्ट पे ही बताया था कि एक हस्बैंड वाइफ थे, साथ में रहते थे, तो लड़की ओवर ड्रग करती थी, तो उसकी डेथ हो गई थी वहाँ पे, वो अपने घर से लड़के आ गई थी। उसके बाद भाई जब ये मेरे को बोलते हैं कि एक कांड हुआ है, तो मैंने कहा कि अब क्या कांड हो गया, ये बिल्डिंग ख़त्म नहीं हो रही। लोग बोलेंगे कि भाई ये तो बार बार इसी बिल्डिंग को भूतिया बिल्डिंग बोलता रहता है और तो कुछ नहीं है। मैंने कहा कि भाई अब मैं नहीं आ पाऊँगा। कह रहा भैया एक बार आप आ जाओ, आप वीडियो डालोगे 100% लोग बिलीव करेंगे। तो उसने बोला आपको एविडेंस मिल जाएगा। तो मैंने कहा चलो भाई चलते हैं। तो भाई वहाँ पे क्या होता है कि ऑलरेडी बहुत सारे केसेस तो हो चुके होते हैं कि किसी की डेथ हो जाती है, कोई पागल हो जाता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चलती रहती हैं।
और जेन्युइनली उस पूरी बिल्डिंग के आसपास मतलब 1,000-2,000 गज के बीच में कोई बंदा आसपास भटकता नहीं है शाम के टाइम पे। दिन में लोग निकलते हैं लेकिन दिन के बीच में सुनसान ही रहता है। दिन के बीच में रहते हैं, शाम को वो सुनसान रहता है। तो उस बिल्डिंग के पास भाई मैं शाम को जाता हूँ और करीब 11:30 बज रहे होते हैं, क्योंकि आसपास ना गवर्नमेंट ऑफिसेज भी हैं और घर भी हैं बहुत सारे। तो जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो वहाँ पे जाने के बाद देखता हूँ कि भाई कुछ ना ब्लड के निशान लगे होते हैं वॉल्स पे। तो मैं उस सब्सक्राइबर को बुलाता हूँ अपना, वही जो मेरा बंदा है वहाँ पे। तो वो मेरे को कहता है भैया यहाँ पे थोड़े टाइम पहले ना 6-7 बच्चे खेल रहे थे। तो 6-7 बच्चे जब यहाँ पे खेला करते थे तो उनके खेलने के बाद क्या होता था, उनमें से एक बच्चा ऐसा था कि वो अपने सारे बच्चों के साथ शाम को घर तो चले जाता था, लेकिन हर शाम वो उस बिल्डिंग में आया करता था। और भाई छोटा बच्चा था, ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 साल का बच्चा होगा। तो उसके पेरेंट्स उसे पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती बुलाते थे कि भाई ये बच्चा यहाँ पे बार बार इस बिल्डिंग में इस फ्लोर पे ही क्यों आ रहा है स्पेसिफिकली। तो मैंने उसको बोला कि और क्या ऐसी स्टोरी है। तो उसने बोला ये बच्चा भैया हर रात को यहाँ पे आता है और यहीं आके बैठ जाता है जहाँ पे वो खेला करता है। लेकिन भाई एक बच्चे को तो डर लगता ही है ना कि एक बच्चा ऐसी जगह पे कैसे जाता है। हम जैसे लोग नहीं जा पाते कई बार ऐसी जगहों पे। तो वो बच्चा वहाँ पे नेक्स्ट डे जाता है। नेक्स्ट डे मतलब जो भी मतलब इंसिडेंट होगा उसके नेक्स्ट डे जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं कि बच्चा खेल रहा है, फिर सारी चीज़ें चल रही हैं, बच्चा वहाँ पे और बच्चों के साथ खेल रहा है, लेकिन सडनली भाई क्या होता है वो बच्चा ना अपना सर क्या कहते हैं दीवार में मारने लग जाता है, हिट करने लग जाता है। कभी इस वॉल पे, कभी इस वॉल पे, कभी नीचे की तरफ, और चिल्ला रहा होता है कि मेरे को छोड़, मेरे को छोड़, मेरे को छोड़। और सारे बच्चे उसके एविडेंट होते हैं, सारे बच्चे उसको देख रहे होते हैं कि वो सर को बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है और सबको ये लग रहा है कोई, और वो सबको बोल भी रहा है कि ये मेरे को मार रहा है, मेरे को छोड़ दे छोड़ दे। और वो बच्चा अपना सर हिट कर रहा होता है। अब यही रीज़न मेरा वहाँ पे जाने का था कि जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने वो ब्लड के क्लॉट देखे कि वहाँ पे वो ब्लड मतलब जमा हुआ है उस पूरे वॉल के अंदर, कि कभी इस वॉल पे, कभी इस वॉल पे, कभी यहाँ पे। तो मैं जब जाता हूँ तो ये सब कुछ देखता हूँ। मैंने बोला कि फिर क्या हुआ भाई? कह रहे ये बच्चा जब अपना सर पटक रहा होता है दीवारों पे और उसके बाद वो बच्चा उस फ्लोर से जंप करके उसकी बच्ची की डेथ हो जाती है। उसके बाद से उस बिल्डिंग से आवाज़ें आने लग जाती हैं, चीखने चिल्लाने की, रोने की। तो सारे बोलते हैं कि भाई उस बच्चे की डेथ हो गई है ऑलरेडी, ये इतना हॉन्टेड है, यहाँ पे आत्माओं का वास है, इतना सब कुछ हो चुका है। तो मेरे को लगता है, और मैं उसको ये भी बोलता हूँ कि भाई अगर बच्चा मरा था तो आपने यहाँ पे कुछ कराया क्यों नहीं? कह रहे भैया आप आते हो तो आप सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करके चले जाते हो, लेकिन थोड़े टाइम बाद, और जेन्युइनली भाई वहाँ पे ना अब एक मंदिर बनाया है साथ में ही, कि वहाँ पे पूरे टाइम उन्होंने एक रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है जिसमें भगवान का नाम जब चलता रहता है, सो डैट वहाँ पे कुछ नेगेटिविटी कम हो जाए। लेकिन क्या होता है कि थोड़ी देर बाद वो बंदा मेरे से कहता है भैया मैं जा रहा हूँ, अब आप यहाँ पे रुकना, इन्वेस्टिगेशन करना। मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, अपने डिवाइसेस सारे यूज़ करता हूँ जितने भी मेरे इक्विपमेंट हैं पैरानॉर्मल के। जब मैं भाई वहाँ पे कम्युनिकेट करता हूँ तो उस बच्चे से मेरा कम्युनिकेशन होता है कि क्या आप यहाँ पे हो, आपको किसी और ने मारा था? तो वो बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे कोई और एंटिटी है जिस वजह से मेरी यहाँ पे डेथ हुई है। जब मैं सवाल कंटिन्यूसली पूछता रहता हूँ, फिर मैं वहाँ पे पूछता हूँ कि क्या वो यहाँ पे है? तो वो कहता है हाँ वो मेरे को मतलब वो एंटिटी यहाँ पे है, वो मुझे देख रहा है। तो मैंने बोला कि आप उससे बोल सकते हो, मेरे से बात कर सके? तो वो बच्चा मुझे आंसर कर रहा है मेरे डिवाइसेस पे कि मैं यहाँ पे ये है लेकिन ये आपसे बात नहीं करना चाहता, आपको आंसर नहीं करना चाहता। फिर मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप यहाँ पे हो तो मुझसे बात करने की कोशिश करो, आपका रीज़न क्या है यहाँ पे रहने का? तो वो बच्चा सारी चीज़ें कहता है कि भाई ये यहाँ पे है ज़रूर, लेकिन ये आपको आंसर नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है कि भाई वहाँ पे कुछ ऐसी भी एंटिटी और हैं जिस वजह से ये बच्चा डिस्टर्ब हुआ होगा, तभी इसने वो किया। तो मैं उससे पूछता हूँ कि यहाँ पे और भी एंटिटीज़ हैं? तो वो बच्चा आंसर कर रहा है कि वहाँ पे और भी आत्माएं हैं, ये सिर्फ अकेला नहीं है यहाँ पे, इसकी वजह से नहीं, बाकी और भी आत्माएं हैं। फिर उसके बाद भाई वही थोड़ी सी टेम्परेचर चेंज होता है, मतलब डिवाइस पे पता चलता है, हवा लगती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और एक लेज़र ग्रेड का भी मेरे पास डिवाइस है, मतलब वो अभी न्यू है, अभी कोई यूज़ भी नहीं करता।
तो उसमें अब वो डिवाइस कैसे वर्क करता है, उसके अंदर ना इवेंट्स काउंट होते हैं। जैसे अगर कोई भी मूवमेंट होगी, तो जैसे एक डिवाइस रखा है, एक लेज़र पड़ रही है, लेज़र लाइट, अगर उस लेज़र लाइट के सामने ही कोई आएगा तभी उस डिवाइस के पास पता चलेगा कि यहाँ पे कोई आया हुआ है। और उस लेज़र में जब उस लेज़र के आसपास कोई होगा तो वो वर्क नहीं करेगा। जब उस लेज़र लाइट के सामने कोई आया, एक ग्रिड वॉल पे एक ग्रेड बन जाती है, अच्छा। एक पूरा पैनल बन जाता है एक तरीके का। तो उसके सामने कोई आएगा तो उस डिवाइस पे क्या होता है भाई, वो क्या कहते हैं, ऑटोमेटिकली उस पर डिवाइस काउंट होते हैं। जैसे अगर मैंने एक बार हैंड मूवमेंट करी उस लेज़र लाइट के आगे, तो उस पर 1 लिखाएगा, फिर 2 लिखाएगा। तो जब हम उस डिवाइस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो वो डिवाइस हमारा इस तरफ रखा था, हम दूसरे डिवाइस पे कम्युनिकेट कर रहे थे, और मैंने पीछे की तरफ देखा तो उस डिवाइस पे 183 काउंट हो रखे थे। मतलब 183 बार वहाँ पे उस एंटिटी की मूवमेंट हुई है जब मैं उस बच्चे से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। अरे भाई, अब कई लोग बोलते हैं कि भाई वो डिवाइस, मतलब कई डिवाइस है भाई, किसी को भरोसा होता है, किसी को नहीं होता है, लेकिन मैं उस डिवाइस को इतना ऑथेंटिक मानता हूँ कि भाई जब तक उसके सामने आप ऐसे करोगे ही नहीं, तब तक उसके ऊपर रीडिंग आएगी नहीं, वो तो उस पर वो काउंट आएगा ही नहीं। तो वहाँ पे जब मैं उस डिवाइस पे देखता हूँ 183 काउंट हो जाते हैं, और हम उस बच्चे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और वो हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। हमें लगा कि चल चला के छोड़ देते हैं, अगर कुछ होगा तो कुछ हो जाएगा, लेकिन 183 टाइम काउंट वहाँ पे होता है। और वो बच्चा बोलता है कि आपके पीछे ही तो है वो। फिर जैसे ही हम देख, और लॉजिक देखो कि जब वो हम पूछते हैं कि वो अभी कहाँ पे, वो कहता है, मैं कहता हूँ कहाँ पे है वो, मेरे सामने, आपके सामने, या हमारे पीछे है। तो वो कहता है आपके पीछे ही तो है वो। तो जैसे ही हम ऐसे पीछे की तरफ देखते हैं, तो हम डिवाइस पे देखते हैं, तो वो काउंट हमें दिखते हैं, वो रीडिंग दिखती है। उसके बाद भाई हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, वो बच्चा भी हमसे कम्युनिकेट करना बंद कर देता है। मैं उससे पूछता हूँ भाई कि हम जाएं नहीं जाएं, आप हमें परेशान तो नहीं करोगे, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, ज़िद्दी होते हैं। एक मैच्योर जो भी एंटिटी होगी वो शायद हैंडल हो जाएगी, वो समझ लेगी, लेकिन बच्चे क्या होते हैं, क्योंकि आपको मैंने शायद एक हॉन्टेड स्कूल के बारे में बताया था इस पॉडकास्ट पे, तो भाई वो पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो मैंने उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, उसने मुझे आंसर नहीं दिया, लेकिन फिर मेरे को रुकना पड़ा था कि जब तक मैं इससे ना बोल दूं, क्योंकि आपने शायद सुना भी होगा, आजकल पॉडकास्ट पे चल रहा है गौरव तिवारी सर के बारे में। वो एंटिटी से डील तो करते थे, लेकिन एंटिटी को बुला लेते थे, लेकिन एंटिटी को जाने के लिए नहीं बोलते थे, या एंटिटी को क्या कहते हैं, मतलब माफ़ी नहीं मांगते थे कि मेरे से कोई गलती हुई हो। ऑल्दो वो स्पिरिचुअल भी नहीं थे, एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था उनका, जिस वजह से ये सब होता है। तो लेकिन मेरा लॉजिक ये है कि भाई अगर आप किसी हॉन्टेड प्लेस पे जा रहे हो, आप किसी को परेशान कर रहे हो, या किसी को जगा रहे हो, या कोई ऐसी एंटिटी है, तो उससे अपनी बात क्लियर होनी चाहिए, वो कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए कि मैं यहाँ पे आया, मेरा मोटो क्या है आने का। मेरा मोटो आपको ये जानना है कि आप यहाँ पे हो या नहीं हो, और अगर हो तो भाई मेरे पीछे मत आना, हमें फॉलो मत करना, कि आप सिर्फ उसको बार बार बुला लो, लेकिन उसे जाने के लिए ना बोलो। तो उसके बाद क्या होता है भाई, मैं नेक्स्ट डे जाता हूँ, नेक्स्ट डे मैं फिर कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ। वो बच्चा मेरे को सिर्फ यही बोल रहा है कि ये एंटिटी बोलना ही नहीं चाहती है। अच्छा। और मैंने पूछा कि ये हमें हार्म कर सकती है, वो कहता है यस। पर करा उसने कुछ नहीं भाई हुआ आपको? हाँ, टचवुड करा कुछ नहीं, वो तो चलो हम स्पिरिचुअली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है, तो बस इस वजह से। लेकिन शक्ल से नहीं लगता। आजकल लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज या यूट्यूब पे कहते हैं यार ये तो बस क्या कहते हैं, ऐसे तो कुछ नहीं होता हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब भाई पूजा पाठ कर रहा हूँ तो वो वीडियो थोड़ी डालेगा बंदा कि भाई मैं अब सुबह इतने बजे घंटी बजा रहा हूँ, इतने बजे घंटियाँ बजा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। तो वो हॉन्टेड बिल्डिंग भाई जेन्युइनली बहुत मतलब फेमस है उस लोकेशन में, उस एरिया में। वहाँ पे कोई भी जाता है शाम के टाइम पे, उसके साथ कुछ ना कुछ 100% होता है। मेरे साथ जब वो फर्स्ट सब्सक्राइबर गया था फर्स्ट टाइम पे, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, मेरे चैनल पे भी वो वीडियो है। वो जब अपनी स्टोरी सुना रहा था कि भैया सागर भैया यहाँ पे ऐसा होता है, आप बिलीव नहीं करोगे उस बंदे को वॉमिटिंग हो रही थी उस वीडियो में। अरे बाप रे। मतलब अगर बंदा ऐसा भी बोले कि नहीं हो रहा, लेकिन वो बंदा बिल्कुल अपना नॉर्मल आया है शाम को, सही हेल्दी बंदा था, सुबह शाम रनिंग करने वाला बंदा, बहुत परफेक्ट बंदा। वो बंदा आया, वो बंदा भाई मेरे सामने वॉमिटिंग कर रहा है वीडियो के अंदर। मैंने कहा क्या होगा, कह रहा भैया मेरे को यहाँ से जाना है, मैं नहीं रुक सकता, मुझे कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो भाई ये एक हॉन्टेड बिल्डिंग की कहानी थी। ऑल राइट सागर भाई, मज़ा आ गया आपके साथ बात करके दोबारा इतने टाइम बाद, और उम्मीद है जनता को भी मज़ा आया होगा। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा दोस्तों, कमेंट ज़रूर कर देना, और हमारे भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।
और बढ़िया बढ़िया कंटेंट वहाँ पे भी आता रहता है। भाई का इंस्टाग्राम भी यहाँ स्क्रीन पर आ रहा था, आप जाके ज़रूर फॉलो कर लेना। और बस यार, हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेजर चंक है जो सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो सब्सक्राइब कर लो। और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा। अपना ध्यान रखो, पॉजिटिव रहो। जय बजरंग बली।